हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग साइंस पेडागोजी के सभी टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक यानी कि एक दो टॉपिक आपके क्लास में नहीं हुआ था, उन सभी टॉपिक को इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विज्ञान की प्रकृति यानी कि साइंस का नेचर कैसा है। देखिए, आप किसी भी चीज से अगर जुड़ने की कोशिश करते हैं तो आप सबसे पहले उसका क्या देखते हैं, नेचर देखते हैं, उसका स्वभाव देखते हैं, उसकी प्रकृति देखते हैं कि कैसा है। तो हम लोग अभी साइंस पेडागोजी से जुड़ने वाले हैं। तो हम लोग का पहला टॉपिक क्या होगा, साइंस का नेचर। हम लोग साइंस की प्रकृति, साइंस का स्वभाव के बारे में जानेंगे कि साइंस होता क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि विज्ञान जो होता है निरंतर बदलने वाला ज्ञान है, यानी कि जिस चीज में हमेशा बदलाव होता है। जाहिर सी बात है, कोई चीज आपका विकास कर रहा है तो उसमें बदलाव होगा, कोई चीज गतिशील नहीं, एक जगह रुका नहीं है तो उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो देखिए, जैसे कि मान लेते हैं अभी हमारे अंदर विकास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको हमारे अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। मान लेते हैं मेरी हाइट बढ़ी तो आपको बदलाव देखने को मिलेगा, मान लेते हैं मोटे हुए तो आपको बदलाव देखने को मिलेगा। यानी कि हमारे अंदर कुछ विकास हो रहा है तो आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो अब हम साइंस की बात करें तो देखिए, साइंस आपका कैसा है, गतिशील है, यानी कि डायनेमिक नेचर का है। हमेशा साइंस गतिशील है, यानी कि पहले 10 साल पहले साइंस क्या था और अभी साइंस क्या है, तो आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। यानी कि साइंस क्या है, डायनेमिक नेचर का, गतिशील है। साइंस आपका स्टैटिक नहीं होता, स्थिर नहीं होता। ये जो स्टैटिक वाला वर्ड है इसे आप चिपका लीजिएगा कहीं, कि स्टैटिक जब भी वर्ड दे दे कि साइंस आपका स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा साइंस हमेशा गतिशील होता है। अब देखिए, साइंस यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, यानी कि विकासशील होता है। अगर साइंस विकास कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो गति भी कर रहा है। ठीक है, तो साइंस आपका क्या है, विकासशील है। समय के साथ इसमें बहुत सारे आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बात करते हैं साइंस आपका टेंटेटिव नेचर का है, और ये वाला ऑप्शन बहुत बार आपका पूछा गया है कि साइंस का नेचर कैसा होता है। तो साइंस का नेचर आपका टेंटेटिव होता है, यानी कि अस्थायी होता है। विज्ञान आपका एक जगह रुका नहीं है। ठीक है, तो ये आपका टेंटेटिव नेचर का, इस ऑप्शन को आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत बार आपका पूछा हुआ है कि विज्ञान का नेचर कैसा होता है, टेंटेटिव होता है, अस्थायी होता है। यहाँ पर देखिए, तो ये ऑप्शन भी आपका बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो साइंस की प्रकृति नेचर कैसा होता है, तो ये क्या होता है, प्राकृतिक में सामाजिक होता है। ठीक है, यानी कि साइंस जो, देखिए साइंस में कुछ भी बदलाव होगा समाज पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, साइंस में आप जो चीज भी चेंज कर रहे हैं आपको समाज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि साइंस में इसकी जो विज्ञान की जो नेचर है क्या है, सामाजिक है। और ये वाला वर्ड बार बार पूछा हुआ है कि कभी कभी दे देता है कि समाज से अछूता है, समाज का इसमें कोई रोल नहीं है, तो वो चीज आपका ऑप्शन गलत होगा। याद रखिएगा, ये आपका समाज से जुड़ा हुआ जो साइंस है, साइंस में कोई भी परिवर्तन है, कोई भी चेंज है, कोई भी आविष्कार है, इसका सीधा इफेक्ट आपको समाज पर देखने को मिलता है। तो इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति आपकी सामाजिक है, सोशल है। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन बार बार पूछा हुआ है, आया हुआ है। यहाँ पर बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, तो ये भी ऑप्शन आपका आया हुआ है कि साइंस आपका अंतर विषय यानी इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि अदर सब्जेक्ट से भी आपका रिलेट करता है। जैसे कि देखिए, अभी हम लोग ईवीएस पढ़ रहे थे कुछ टाइम पहले, तो ईवीएस में आपने क्या देखा, ईवीएस में आपका साइंस और सोशल साइंस दोनों बुक को कंबाइन करके आपका ईवीएस बना हुआ है। यानी कि आपका इंटरडिसिप्लिनरी है, साइंस जो होता है आपका ईवीएस से जुड़ा है, आपका सोशल साइंस से जुड़ा है। ठीक है, सोशल साइंस में आपका भूगोल से भी जुड़ा है, मैथ से भी जुड़ा है। यानी कि यह क्या है, साइंस आपका इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि अंतर विषयक क्षेत्र, या सभी विषयों से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबके साथ इसका कनेक्शन है, ये आप समझ गए। अब देखिए, अब बात करते हैं कि आप इसका साइंस का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। सपोज कीजिए कि साइंस में आपका बहुत आविष्कार हो रहा है, गतिशील है साइंस। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ से रॉकेट छोड़ा गया है। ठीक है, तो आप पहले ही अनुमान लगाते हैं कि रॉकेट वहां जाएगा ना, तो ये चीज होगा, फिर भारत का नाम होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, बहुत सारा अनुमान लगा लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, साइंस का अनुमान लगा सकते हैं कि अगर वो चीज सफल हो गया तो हमारे भारत में ये सब आपको चीजें नई नई देखने को मिलेगी। यानी कि हम क्या करते हैं, साइंस का पूर्वानुमान लगा लेते हैं, पहले ही से अनुमान लगाकर बैठे रहते हैं। यहाँ पर बात करते हैं विश्वसनीय की बात करें। देखिए, अगर किसी दो व्यक्ति में झगड़ा हो रहा है कि इसका इसका आंसर ये होगा, ठीक है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि साइंस ने इसको सही बोला है, तो आपको तुरंत विश्वास होगा कि अच्छा साइंस ने प्रूव किया, यानी कि साइंस की बातों पर आपको विश्वास है। तो यहाँ पर कहते हैं कि साइंस आपका कैसा है, विश्वसनीय है। ठीक है, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं अगर साइंस ने प्रूफ किया है तो। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए विज्ञान सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से अंतर स्थापित है। आपने समाज की बात की, तो विज्ञान आपका सामाजिक है, यानी कि समाज पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, ये सामाजिक है। ठीक है, अब बात करते हैं संस्कृति के रूप में, तो देखिए सभी संस्कृति के, सभी जितने भी संस्कृति के लोग हैं, सबका योगदान आपका साइंस में देखने को मिलता है, विज्ञान में देखने को मिलता है, चाहे वो किसी भी संस्कृति के लोग हो, अपना अपना योगदान आपको साइंस में देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि विज्ञान जो होता है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से क्या है, अंतर स्थापित है। ठीक है, ये दोनों वर्ड को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि विज्ञान आपका अल्पव्ययी है। अल्पव्ययी मतलब क्या होता है कि विज्ञान आपका सरल है, कम खर्चों वाला है। अगर देखिए, ये भी ऑप्शन आपके क्वेश्चन, मतलब ये जो वर्ड दिख रहा है, ये भी, इससे भी आपका क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है उस क्वेश्चन में कि जिसमें आपको कम पैसा लग रहा है, बहुत सरलता से उसका एक्सपेरिमेंट हो जा रहा है, मतलब बहुत कम पैसों में उसका हम लोग क्या करें, प्रयोग कर ले रहे हैं। तो वो ऑप्शन आपको ढूंढना है, क्योंकि साइंस क्या है, साइंस आपका अल्पव्ययी है, सरल है, बहुत कम पैसा इस पर खर्च करना है। ठीक है,
यहाँ पर देखिए बात करते हैं विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, यानी कि संशयवादी है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा कैसे देता है? मान लेते हैं कोई आपसे कहेगा कि आज मेरे घर बकरी ने गाय के बच्चे को जन्म दिया है, ठीक है, तो आप क्या इसको मान लेंगे? ठीक है, मान लेता जाकर वैज्ञानिक से आपने कहा कि आज मेरे घर बकरी ने गाय के बछड़े को जन्म दिया है, तो क्या साइंस इसको मान लेगा? नहीं। अब क्या करेगा साइंस? उसको जाकर अवलोकन करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, फिर प्रश्न करेगा कि कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि नहीं। फिर इस पर क्या करेगा? वो एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना शुरू कर देगा। फिर इसके बाद प्रयोग करेगा, तरह तरह का अवलोकन करेगा। इसके बाद क्या होता है? फिर अपने रिजल्ट निकालेगा, फिर अंतिम में कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालेगा। वो इतने चीजों को करेगा तब आपकी बातों पर विश्वास करेगा। तो यानी क्या है? ये संशयवाद, संदेहवाद को बढ़ावा देता है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो ये साइंस पहले जांच करेगा, पूरा प्रोसेस को अपनाएगा, तब आपकी बातों पर विश्वास करेगा, यानी कि उसके दिमाग में हमेशा संदेह रहता है। तो ये लाइन को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि विज्ञान ज्ञान ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि आपका नॉलेज कंस्ट्रक्ट है। जब भी आप साइंस पढ़िएगा, देखिए 6th क्लास में थे आप, तो साइंस के कुछ भी टॉपिक उठा लीजिए, जैसे कि आप लाइफ चैप्टर उठाए, तो साइंस देखिए 6th क्लास में साइंस लाइफ चैप्टर को कितना छोटा समय दिया है। 7 में गए तो वही थोड़ा सा लाइफ को बड़ा, चैप्टर को थोड़ा बड़ा किया है। 10th में गए तो लाइफ चैप्टर को विस्तृत रूप से दिया है। यानी कि साइंस क्या है? साइंस आपका ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ा रहा है, ठीक है, ज्ञान को, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि साइंस जो होता है विज्ञान निर्माण की एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ देखिए बात करते हैं विज्ञान ज्ञान में एक प्रयोगात्मक चरित्र है, यानी कि हमेशा आपको एक्सपेरिमेंट उसमें देखने को मिलेगा। यहाँ तक आप समझ गए। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि विज्ञान आपका लॉजिकल है, तार्किक है। आप तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं। कोई भी चीज आपको वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ करने की बात करते हैं, तो आप उस पर तर्क वितर्क करते हैं कि कैसे पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, कैसे होगा, कैसे वो नहीं होगा। आप क्या करेंगे? तर्क करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिएगा ये लॉजिकल है, तार्किक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि साइंस जो होता है लर्निंग बाय डूइंग पर बेस है, यानी कि स्वयं करके देखो, खुद से करो, ठीक है। ये इसी पर आपका प्रयोग पर ये बेस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो साइंस आपका डेवलपमेंट है, गतिशील है, विकासशील है, ये भी ऑप्शन आ गया है। टेंटेटिव नेचर का ये बहुत बार आ गया है। प्राकृतिक है, ये हर ऑप्शन में आपको एक लाइन दे देगा, ठीक है। ये वाला इंटरडिसिप्लिनरी है, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा सामाजिक और सांस्कृतिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके साथ भी साइंस आपका जुड़ा हुआ है। इसके बाद याद रखिएगा साइंस का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, विश्वसनीय है और अल्पव्ययी है। अल्पव्ययी वाला भी ऑप्शन में बहुत बार क्वेश्चन में ऑप्शन जहां था आपको देखने को मिल जाएगा कि सरलता से ये काम किया जा रहा है, या फिर कम पैसों में, कम बचत में, कम खर्च में इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका है ऑप्शन सही करता, अल्पव्ययी है, सरलता से कर सकते सरल काम, ठीक है। इसके बाद देखिए संदेहवाद को बढ़ावा देता है स्पेक्टिज्म, ये वाला लाइन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है और ये प्रयोगात्मक चरित्र पर निर्भर करता है, और ये याद रखिए तार्किक है, ठीक है। अब देखिए साइंस में कुछ और चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। साइंस में आपका दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो साइंस के दो अभिन्न अंग है। पहला कौन है? ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, और दूसरा है हाइपोथेसिस, ठीक है। इसका साइंस का अभिन्न अंग है। कैसे है कि आप किसी चीज को भाई पहले तो उसका अवलोकन करेंगे, अवलोकन मतलब पहले उसे देखेंगे। अवलोकन कैसे करेंगे? अपने पांचों ज्ञान इंद्रिय का उपयोग करेंगे। मान लेते किसी के पास वो देख कर अवलोकन नहीं कर पा रहा, किसी की आंखें नहीं, तो क्या वो छू कर अवलोकन करेगा? वो अपने जो 5 ज्ञान इंद्रिया होता है उसके थ्रू उसका अवलोकन करना शुरू करेगा। यानी कि हम अवलोकन करेंगे सबसे पहले, और हाइपोथेसिस यानी कि अनुमान लगाएंगे, जरूर अनुमान लगाएंगे उसका कि कैसे हुआ, ठीक है। तो ये दो चीजें साइंस के दो अभिन्न अंग है। इसके अलावा भी हम क्या करते हैं साइंस में? डिस्कवरी करते हैं, गेस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और तर्क प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। लेकिन ये दो अभिन्न अंग को याद रखिएगा कि आपको हाइपोथेसिस और ऑब्जर्वेशन ये दो मुख्य है। अब देखिए ये वाला जो चीजें आपको हमने लिखा है, ये क्लास 6 में जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसकी पहली चैप्टर में भी ये दे रखा है, ठीक है। देखिए क्लास 6 में जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें क्या है, जो पुराना एनसीईआरटी है उसी को दिया हुआ है, लेकिन क्लास 6 का जो न्यू एनसीईआरटी उसमें बहुत सारे प्रयोग करके उस चीज को समझाया गया है। तो हो सकता है आपका साइंस पेडागोजी ज्यादातर उससे पूछे, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं जो दिया है, यहाँ पर लिखा है कि विज्ञान केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद करना नहीं है। जहां भी आपका रोट मेमोराइज आ जाए तो ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। क्योंकि विज्ञान कहता है कि आप किस चीजों को अंडरस्टैंड करो, समझो, खुद से क्या करो, खुद से उस पर प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो, ना कि चीजों को याद करो। तो याद कहीं भी आ जाए, मेमोराइज कहीं भी आ जाए, रोट लर्निंग कहीं भी आ जाए, ऑप्शन आपका गलत होगा। तो यहाँ पे क्या करें, देखिए तथ्य जो वर्ड है ये भी ऑप्शन को निगेटिव करता है। तो हमें क्या करना है, विज्ञान केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना ही नहीं है। देखिए अब साइंस है तो आपके दिमाग में घुस गया है कि बिना प्रयोग का होगा नहीं। तो देखिए हर बात में प्रयोग नहीं करना है। ये आपका यहाँ पर कह रहा है कि केवल प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि बल्कि विज्ञान के चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रश्नों को ढूंढने में सहायता करता है। यानी कि हमें जिस चीज का उत्तर चाहिए उसमें चरण दर चरण कुछ प्रोसेस बताए गए हैं, वैज्ञानिक तरीके बताए हैं जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। देखिए कुछ चरण दर चरण प्रोसेस है, पहले इसको हम लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहले आप किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करिए, अवलोकन करिए,
फिर क्वेश्चन करिए, फिर हाइपोथेसिस अनुमान लगाइए, फिर एक्सपेरिमेंट करिए, प्रयोग करिए, रिजल्ट निकालिए और लास्ट में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकालिए। ठीक है, रिजल्ट और निष्कर्ष दोनों में अंतर है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसको हम ले चलते हैं आपको सीआईडी वाला। सीआईडी आप लोग सब लोग देखते हैं, तो चलिए हम लोग सीआईडी पर ले आते हैं। देखिए आपको सीआईडी कहीं गई, आपको उसको लाश मिला है, पहले वो क्या करेगी, पूरी तरह से उस लाश का अवलोकन करेगी। ठीक है, अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन किया, फिर वो क्वेश्चन करेगा, लोग अपने में करेगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हम आपसे करेंगे, आप हमसे, टीचर बच्चों से कर सकता है, बच्चा टीचर से कर सकता है, या फिर बच्चा खुद अपने आप से भी प्रश्न करेगा उस चीज को देखकर, अवलोकन करके। तो यहाँ पर बात करते हैं कि सीआईडी ने सबसे पहले लाश को देखा कि मरा कैसे, उसका अवलोकन किया बहुत बढ़िया से। इसके बाद प्रश्न किया कि कैसे मरा होगा, क्यों इसको कोई मारा होगा, कैसे मर गया। ठीक है, यानी कि खुद से वो प्रश्न कर रहा है। अब इसके बाद हाइपोथेसिस यानी कि अनुमान लगा रहा है कि हो सकता है कुछ कारण होगा, जैसे कि जमीन जायदाद का कुछ होगा, मतलब अनुमान लगा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर अनुमान लगाना है, तो अनुमान लगा। इसके बाद वो क्या कर रहा था, मर गया है, तो चलो अब प्रयोग करना शुरू करेंगे उस पर कि मरा कैसे। तरह तरह के आप क्या करेंगे, प्रयोग करना यहाँ पर शुरू कर देगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एक रिजल्ट निकालेगा लोग, और लास्ट में कंक्लूजन निकालेगा कि इसकी मृत्यु इसने किया था, ऐसे हुआ है। ठीक है, तो ये सभी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए, जिसे हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रश्नों को उत्तर ढूंढने में सहायक। ये चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा लाइन से, क्योंकि ये आपके क्लास 6 के पहला चैप्टर में दिया है और ये साइंस पेडागोजी में फुलफिल करता है। ठीक है, तो देखिए इसको एक एक हम लोग समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिससे हम समझ नहीं पाते, हम उसका क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे, बढ़िया से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि यह हमें अचंभित करता और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचेंगे। जो चीज के बारे में हमें नहीं पता, थोड़ा सा हमें अलग तरीका का लगा, तो उससे रिलेटेड हमारे मन में एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, जाहिर सी बात आ जाता है। तो एक आप प्रश्न सोचते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है इसकी वजह से ऐसा हुआ है, अनुमान लगाते हैं। इसके बाद देखिए इस अनुमान को हम प्रयोग या अधिक अवलोकन द्वारा सत्यापन करते हैं। हम प्रयोग करना शुरू कर देंगे, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे, या फिर हम और अच्छा से उसका अवलोकन करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अधिक प्रयोग या अवलोकन द्वारा सत्यापित करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखिए इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास करें। देखिए क्या लिखा है, इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। यानी कि पहले आ जाएगा परिणाम और लास्ट में आपको उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं, लास्ट में कंक्लूजन करेंगे। तो ये आपको मैंने शॉर्टकट में स्टेप लिखे, इसको याद रखिएगा कि जो भी चीज को हम देखते हैं पहले उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमारे दिमाग में खुद ही एक प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका दोस्त, आप अपने दोस्त को देख रहे हैं कुछ दिनों से वो मायूस है। ठीक है, आपने उसका ऑब्जर्वेशन किया, आपके मन में क्वेश्चन आ गया कि क्यों ऐसा उदास रह रहा है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। आप हाइपोथेसिस अनुमान लगाते हैं कि शायद कुछ वजह हो गया, उसकी मम्मी ने उससे पीटा होगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आया, एक अनुमान आ गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो आप उसके घर फोन लगाएंगे और दोस्तों से पूछेंगे क्यों ये उदास रह रहा है। इसके बाद आप एक रिजल्ट निकालेंगे कि हाँ ये पिटा है। लास्ट में सबको बता देंगे, कंक्लूजन निष्कर्ष बता देंगे कि हाँ इसकी मम्मी ने से पीटा है। तो ये आप इस तरह से प्रोसेस याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आपने क्या देखा, विज्ञान की प्रकृति। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका लॉ एंड थ्योरी, यानी कि नियम और सिद्धांत। ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिद्धांत क्या है और नियम क्या है। ठीक है, लेकिन देखिए इतना कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है, यही सब आपके ऑप्शन में वर्ड देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको मैं ऊपरी तौर पर समझा देती हूँ कि सिद्धांत और नियम में क्या अंतर। देखिए सिद्धांत क्या होता है कि मान लेते हैं, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया कि साइंस में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साइंस के दो अभिन्न अंग कौन कौन है, एक आपका ऑब्जर्वेशन है, एक आपका हाइपोथेसिस है, यानी कि एक आपका अवलोकन है, एक आपका अनुमान लगाना है। ठीक है, ये साइंस के दो अभिन्न अंग है। अब देखिए आप कहीं जगह पर घूमने गए, किसी भी प्राकृतिक घटना को आपने देखा, आपने उसका ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, अवलोकन किया। इसके बाद आप अपने मन में अनुमान लगाए कि ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, आपने अनुमान लगाया। अब आप इसको दूसरे के सामने एक्सप्लेन करेंगे, अपनी बात को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि हमारा जो अनुमान है किसकी वजह से हुआ है। आप अपने अनुमान को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे उस पूरे प्राकृतिक घटना को। तो जो आपने एक्सप्लेनेशन किया, व्याख्या किया, वो आपने एक सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो जो आपने एक्सप्लेनेशन किया तो वो आपका हुआ सिद्धांत। ठीक है,
अब उस प्राकृतिक घटना को बहुत लोगों ने देखा, ठीक है? मान लेते हैं बहुत लोगों ने देखा है। अब हम क्या करेंगे कि सभी लोगों को सुनेंगे कि ये कैसे घटना हुआ। सभी लोगों ने अपना-अपना क्या किया एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है? और सबका एक्सप्लेनेशन यदि सेम आता है तो वो आपका एक क्या बन जाएगा, नियम बन जाएगा, ठीक है? कि सबके बीच संबंध आपका एक ही आया तो वो आपका नियम बन गया। तो अभी आप समझ गए कि सिद्धांत क्या है और नियम क्या है, ठीक है? सिद्धांत में आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, व्याख्या देखने को मिलेगा और नियम में आपको क्या मिलेगा कि आप सभी जितने भी व्याख्या किए हैं उन सभी का संबंध हो, अगर आप संबंध जुटाते हैं तो सभी का संबंध सिर्फ एक ही आएगा जवाब, ठीक है? तो वो जवाब क्या हो गया, आपका नियम बन गया, ठीक है? अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये सब वर्ड आपके ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं थ्योरी, सबसे पहले समझते हैं सिद्धांत की। तो हमने लिखा है कि प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन करके, अनुमान लगाकर या फिर उस पर प्रयोग करके या फिर तर्क वितर्क करके, तर्क देकर अगर आप उसकी व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन करते हैं तो वो क्या होता है, वो आपका सिद्धांत होता है। तो याद रखिएगा सिद्धांत में आपको एक्सप्लेनेशन करना है, व्याख्या करना है, ठीक है? यहाँ पर हमने लिखा है कि सिद्धांत अवलोकनों की एक अच्छी तरह से समर्थित व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? सिद्धांत क्या है, तो अवलोकनों की, अवलोकन जो आपने किया, ऑब्जर्वेशन किया, उसकी एक अच्छी तरह से समर्पित व्याख्या एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? इसको हमने इस तरह से समझाया है कि आप कहीं गए, उसका आपने वहां पर कोई भी प्राकृतिक घटना का आपने क्या किया, अवलोकन किया, फिर आपने अनुमान लगाया कि इस वजह से ये घटना हुआ है और आपने जो अनुमान लगाया है उसको आप प्रूफ करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं। इससे आप सिद्ध करने के लिए आप सबको व्याख्या देंगे, आप सबको एक्सप्लेन करेंगे इस घटना का। तो वो जो आप व्याख्या दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, यही आपका थ्योरी यानी कि सिद्धांत हुआ, ठीक है? कि आपने एक सिद्धांत दिया, ठीक है? यहाँ तक आप समझ गए। ये जो आपने अनुमान लगाया है, अनुमान को सिद्ध करने के लिए आप क्या करते हैं, व्याख्या देते हैं, ठीक है? अब देखिए हमने लिखा है कि सिद्धांत जो होता है अक्सर अस्थायी होता है यानी कि टेंटेटिव नेचर का होता है और परिवर्तनशील होता है यानी कि डायनेमिक नेचर का होता है। जो आपने सिद्धांत दिया है वो आपका चेंज भी हो सकता है, फिर आपके दिमाग में कुछ और अनुमान आ जाएगा कि भाई वो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये चेंज होगा, अस्थायी होता है, परिवर्तनशील होता है। इसको याद रखिएगा, जो आपका सिद्धांत है ये चेंज होते रहता है, ठीक है? ये अस्थाई है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि सिद्धांत आपका अस्थाई है और यह परिवर्तनशील है, ठीक है? यहाँ हमने लिखा है कि सिद्धांत दुनिया को समझाने और व्याख्या करने का काम करता है। यहाँ पर क्या लिखा है हमने, सिद्धांत जो होता है दुनिया को समझाएंगे। आपने जो अनुमान लगाया है कि यह प्राकृतिक घटना कैसे हुआ, उसका जो अवलोकन करके आपने जो अनुमान लगाया है, इसी अनुमान को सिद्ध करने के लिए और आप दुनिया को समझाने के लिए आप एक व्याख्या देते हैं, तो वो आपका हुआ थ्योरी यानी कि सिद्धांत हुआ। अभी आप समझ गए सिद्धांत किसे कहते हैं। सिद्धांत आपका एक्सप्लेनेशन पर आकर रुक जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है जैसे कि आपका परमाणु सिद्धांत हो गया, कोशिका सिद्धांत हो गया, जिसे आप साइंस के बुक में पढ़ चुके हैं। कोशिका सिद्धांत की बात करें तो जिसे स्लाइडन और स्वान ने दिया था, इसमें उन्होंने बताया कि हमारी जो पूरी संरचना है वो किसकी बनी होती है, कोशिकाओं की। हमारा जो पूरा बॉडी है वो सभी कोशिकाओं का बना होता है। इन्होंने अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया है, व्याख्या दिया है और ये इनका क्या कला है, सिद्धांत कला है, ठीक है? तो जो आपका कोशिका सिद्धांत है या कह सकते हैं परमाणु सिद्धांत है, तो यही सिद्धांत है जिन्होंने बस व्याख्या किया, एक्सप्लेनेशन किया इसका, ठीक है? अब देखिए हम बात करते हैं जो सिद्धांत है वो क्या होता है, असन्मय होता है, यानी कि आप श्योर नहीं है कि यही चीज होगा। जो आपका अनुमान है वो आपका श्योर नहीं है। तो इस लाइन को भी याद रखिएगा, ये सब अभी आपके ऑप्शन में देखने को मिले हैं। तो अभी आप समझ गए कि आपका सिद्धांत क्या है, ये एक्सप्लेनेशन है दूसरे को समझाने के लिए, अपने आपका अनुमान को सिद्ध करने के लिए, ठीक है? ये समझ गया आपका सिद्धांत क्या। अब हम बात करते हैं, देखिए थ्योरी थ्योरी कह रहे हैं, आपका जो लॉ है, ठीक है? ये जो नियम है, अब नियम कैसे बना, देखिए हमने यहाँ पर पहले इस सटीक भाषा को समझिए जो हम अपनी भाषा में आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि आप क्या करेंगे, आप बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है? हमने लिखा है कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन कर आपने सबके संबंध की जांच की और सबका सेम रिजल्ट आया, तो आप जनरलाइजेशन के थ्रू निष्कर्ष या निर्णय बताते हैं, तो वो क्या होता है, लॉ हुआ यानी कि नियम हुआ, ठीक है? अब जो आपने यहाँ पर आपने अनुमान लगाया, तो आप अब क्या करेंगे कि आप अनेक तरह से बहुत सारी चीजों का अवलोकन करेंगे, ठीक है? उन सभी चीजों का अलग अलग तरह से ऑब्जर्वेशन करेंगे, अलग अलग तरह से उसका अवलोकन करेंगे और जब लास्ट में फिर से सबके भी संबंध स्थापित करेंगे तो देखिए कि सबका रिजल्ट सेम आ रहा है, बस एक ही जगह आकर सबका ठहर जा रहा है। यानी कि आपने बहुत सारा अवलोकन किया, ठीक है? अवलोकन करने के बाद आपने सबका अनुमान भी लगाया और लास्ट में जो देख रहे हैं कि सबका जो संबंध स्थापित कर रहे हैं सबके बीच में, तो वो एक ही आ रहा है, ठीक है? कितना भी आप अवलोकन करें सबका संबंध एक ही आ रहा है। तो जो ये एक संबंध है उसको आपने क्या किया, उसको जनरलाइजेशन के थ्रू, सामान्यीकरण के थ्रू आपने निष्कर्ष या निर्णय जो बताया, तो वो क्या हुआ, वही आपका नियम बन गया, ठीक है?
यहाँ तक समझिए। अब देखिए कुछ बुक की भाषा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राकृतिक में देखे गए लगातार और सार्वभौमिक पैटर्न का वर्णन करता है आपका नियम। ये याद रखिएगा, सार्वभौमिक पैटर्न का वर्णन करता है, यानी कि यूनिवर्सल है, सब जगह रहेगा। ठीक है, ये समझ गए। यहाँ पर हमने लिखा है यानी नियम जो होता है चरों के बीच संबंधों का सारांश प्रस्तुत करता है। जहां भी दे देगा किसी चीज के बीच संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करने के बाद आप इसके निष्कर्ष तक पहुंच रहे तो वो आपका नियम हो जाता है। यानी कि यहाँ पर लिखा है संबंधों की, ये लाइन याद रखिएगा, उनके बीच संबंध स्थापित करना जरूरी है। चरों की बात करें तो चर क्या होते हैं, वो बार बार चेंज होता है। जो चीजें बार बार चेंज हो रहा है, अगर आप तरह तरह से अलग अलग तरह से अवलोकन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप चरों के बीच अवलोकन कर रहे हैं। और जब सबका संबंध स्थापित कर रहे हैं, सबका जब संबंध एक ही आ रहा है, तो वो एक जो आपने निर्णय लिया, निष्कर्ष निकला, वो आपका क्या बन गया, ला बन गया। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, इसमें आपको जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण देखने को मिलता है। अब देखिए सामान्यीकरण क्या है, तो अवलोकनों या उदाहरणों से व्यापक सामान्य निष्कर्ष या निर्णय निकालने की प्रक्रिया ही क्या कराता है, आपका सामान्यीकरण कराता है। यानी कि आपने अवलोकन किया, उदाहरण किया, उससे व्यापक सामान्य निष्कर्ष और निर्णय निकाला, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे हम जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझ गए। अब देखिए जो ये नियम है, इसको याद रखिएगा कि नियम जो होता है आमतौर पर अधिक जो होता है निश्चित और अपरिवर्तनीय होता है। आपका नियम बदल नहीं सकता है, लेकिन आपका ये जो सिद्धांत है ये बदलेगा। ठीक है, सिद्धांत आपका बदल सकता है, टेंटेटिव होता है, परिवर्तनशील होता है, लेकिन जो आपका नियम है ये क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है, इसे आप बदल नहीं सकते हैं। और ये क्या होता है, अधिक निश्चित होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नियम काम करने की प्रामाणिक विधि को बताता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि सिद्धांत जो है दुनिया को समझाने और व्याख्या करने का काम करता है, कि समझाएंगे दुनिया को व्याख्या करके, लेकिन जो नियम है ये दुनिया को बताता है कि किस विधि से आपको काम करना है। ये नियम बन गए, आपको उसी नियम पर चलना है। यानी कह रहा है कि नियम काम करने की प्रामाणिक विधि को बताता है, ये पूरी तरह से प्रमाण किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले लीजिए कि न्यूटन के गति का नियम या फिर ओम का नियम। न्यूटन की गति का नियम ये एक नियम है। ठीक है, पूरी तरह से इसका जांच पड़ताल कर लिया गया और अंतिम में इसको नियम बनाया गया। ठीक है, यानी कि जितने भी आपने अवलोकन किया है इसमें सबका निष्कर्ष एक आया, उस निष्कर्ष से उसको एक निर्णय लिया गया, उसको नियम बनाया गया। जैसे कि आपका न्यूटन के गति का नियम। और अभी आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, कोशिका सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, ये आपका एक्सप्लेनेशन है दुनिया को समझाने के लिए, यानी कि आपको समझाने के लिए कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। और न्यूटन की गति का एक नियम है, ये पूरी तरह से प्रूफ है, आप सबको इस नियम को मानना है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये आपका अधिक निश्चित होता है और अपरिवर्तनीय होता है, इसमें हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा आमतौर पर कहा है, अगर दे देना कि हमेशा आप नियम को हमेशा जो नियम अपरिवर्तनीय रहता है, तो जो हमेशा लगता है ना ऑलवेज, वो आपका निगेटिव में चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आमतौर पर लगा है कि आमतौर पर जो नियम है वो क्या होता है, निश्चित होते हैं और अपरिवर्तनशील होते हैं। जबकि आपका जो सिद्धांत है वो क्या होते हैं, वो आपका अस्थायी होता है। ये अक्सर, अक्सर वर्ड लगा है, अक्सर जो होता है अस्थायी होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं। इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप नहीं चेंज कर सकते। इसको आप क्या करते हैं, आपने जो अवलोकन किया, अवलोकन करने के बाद जो आपने अनुमान लगाया, उस अनुमान को दुनिया को समझाने के लिए आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसे हम सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद नियम की बात करें तो आप बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन करने के बाद सबके भी संबंध स्थापित किया, संबंध स्थापित करने के बाद सबका जो होता है एक ही जवाब आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या बन गया, एक जवाब आपका नियम बन गया। ठीक है, अब आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये भी चीज याद रखिएगा, ये जो होता है मतलब श्योर नहीं होता इसमें, ये हमेशा चेंज भी होता रहता है, इसलिए क्या होता है असमय। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम तीसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब हम तीसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तीसरा टॉपिक है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है। देखिए, इसको समझने से पहले मैं आपको ओवर बता देती हूँ कि साइंस क्या है। साइंस में हम नए नए ज्ञान को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, नए नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। साइंस के द्वारा हमें नया नया ज्ञान मिलता है। ठीक है, अब देखिए इन नए नए ज्ञान का उपयोग करके हम मानव जरूरतों को पूरा करने के लिए जो नए नए चीजों को बनाते हैं, वो क्या होता है, वो प्रौद्योगिकी होता है। यानी कि देखिए जो प्रौद्योगिकी है वो साइंस के द्वारा ही साइंस, देखिए प्रौद्योगिकी जो है वो साइंस के थ्रू ही बनती है, यानी कि प्रौद्योगिकी का निर्माण, यानी कि टेक्नोलॉजी का निर्माण वो साइंस के थ्रू हुआ है। ठीक है,
यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हम साइंस में जो नए-नए हमें ज्ञान मिलता है, उसी ज्ञान को हम क्या करते हैं, एक मेथड के थ्रू यूज़ करते हैं और उस मेथड का इस्तेमाल करके हम नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो हो गया आपका टेक्नोलॉजी, ठीक है? चलिए अभी हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए साइंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि विज्ञान जो होता है प्रकृति का अध्ययन है। विज्ञान में हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं यानी कि प्रौद्योगिकी जो होता है वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करके उत्पाद बनाती है, नई कोई चीज बनाती है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि विज्ञान में अज्ञात चीजों की खोज की जाती है जिसके बारे में हमें पहले से कुछ मालूम ही नहीं है। उन नई चीजों को क्या किया जाता है, विज्ञान में खोज किया जाता है, ठीक है? अब जबकि प्रौद्योगिकी में नए उत्पादों का आविष्कार किया था, जो यहाँ पर नया खोज किया गया उसके माध्यम से क्या किया जाता है, प्रौद्योगिकी में एक नए उत्पाद का आविष्कार कर दिया जाता है, ठीक है? देखिए यहाँ पर लिखा है कि विज्ञान का मकसद क्या है, ज्ञान हासिल करना है। विज्ञान में क्या होता है कि हमें किसी भी तरह से ज्ञान को हासिल करना है, जबकि प्रौद्योगिकी का मकसद होता है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करके उत्पाद बनाना होता है। यानी कि यहाँ पर उत्पाद के बारे में बात किया गया, यानी प्रौद्योगिकी में क्या होता है कि जो भी हमें वैज्ञानिक ज्ञान मिला है उस ज्ञान का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, मानव जरूरतों के लिए नई नई चीजों को बनाते जाएंगे, तो वो हो गया आपका प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या है कि विज्ञान जो होता है आपका यूनिवर्सल है, यानी कि सार्वभौमिक है। पूरा दुनिया में आपका विज्ञान जो है आपका यूनिवर्सल है, यानी कि सार्वभौमिक है। जबकि प्रौद्योगिकी क्या है, यह लक्ष्य आधारित स्थानीय होता है। प्रौद्योगिकी आपका लोकल होता है और टारगेट बेस होता है कि हमें इसी चीज को बनाना है, ठीक है? यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि विज्ञान में निष्कर्षों एवं परिणामों के बारे में कुछ तय नहीं होता है, कि हम जो चीज को अवलोकन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो इसके बारे में पहले से कुछ भी तय नहीं होता है कि इसका निष्कर्ष क्या होगा, ठीक है? इसके परिणाम क्या होंगे, इसके निष्कर्ष क्या होंगे, कुछ भी तय नहीं होता है। जबकि प्रौद्योगिकी में क्या होता है कि प्रौद्योगिकी में लक्ष्य पहले से निर्धारित होता है। यानी हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो है, विज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग, देखिए इसमें लक्ष्य पहले से निर्धारित होता है। आपको मालूम है कि विज्ञान ने बताया कि हम जो आपका ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, तो प्रौद्योगिकी क्या इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके उन्होंने फोन को लॉन्च कर दिया, यानी कि एक नई चीजों को बना दिया। और इसको क्या कहता है, प्रौद्योगिकी में लक्ष्य पहले से निर्धारित होता है। इसमें पहले से कह दिया जाता है कि हमें इस फोन को बनाना है, यानी कि एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि हमें इस चीज को बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, प्रौद्योगिकी में आपका लक्ष्य निर्धारित रहता है पहले से, लेकिन आपका जो विज्ञान में आपका निष्कर्ष और परिणामों के बारे में कुछ भी तय नहीं होता है। हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा है कि साइंस में नई नई चीजों को जानते हैं, ठीक है? जबकि यहाँ पर प्रौद्योगिकी में क्या करते हैं, जो हम नई नई चीजों को जानेंगे उस पर चीजों पर हम क्या करते हैं, काम करना शुरू कर देंगे और नई चीजों को निर्माण करेंगे, ठीक है? यानी कि साइंस में हम नई नई चीजों को जानेंगे, जो चीजों को हम जानेंगे उसका इस्तेमाल करके प्रौद्योगिकी में हम उस चीज का किसी भी चीज का निर्माण करेंगे, ठीक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लाइन याद रखिएगा, जो टेक्नोलॉजी है यह साइंस से बनता है, ना कि साइंस आपका टेक्नोलॉजी से बनता है। साइंस कभी भी टेक्नोलॉजी से नहीं बनता, जबकि जो टेक्नोलॉजी है ये आपके साइंस से बनता है। जो साइंस में हमें ज्ञान मिला है उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके इसमें नई चीजों को बना दिया जाता है, तो वो हुआ आपका टेक्नोलॉजी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो साइंस है इसे आप चेंज और चैलेंज नहीं कर सकते हैं। साइंस को आप चेंज और चैलेंज नहीं कर सकते हैं। साइंस ने जो प्रूफ कर दिया वो बिल्कुल सही है, जो नियम बना दिया, जो ज्ञान दे दिया वो सही है। लेकिन जो प्रौद्योगिकी में क्या होता है कि इसे हम चेंज और चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है? जो साइंस है ये लाइफ टाइम आपका वैलिड होता है, जो इसके ज्ञान है वो आपको लाइफ टाइम तक अच्छा माना जाता है, ठीक है? लेकिन जो प्रौद्योगिकी है ये आपके लिए यूजफुल भी होगा, आपके लिए हार्मफुल होगा। जैसे कि मान लेते हैं इंटरनेट का ज्ञान आपको साइंस ने दिया, अब आप इंटरनेट को यहाँ पर क्या करते हैं, जो इंटरनेट का निर्माण किए इसमें टेक्नोलॉजी में, यहाँ पर आपके लिए इंटरनेट हार्मफुल भी है और यूजफुल भी हो सकता है। तो वो आपके ऊपर मतलब रहता है कि आप इस टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो इसके नियम बने हैं टेक्नोलॉजी में जो चीज आप बना रहे हैं उसके जो नियम बताया है साइंस ने वो बिल्कुल आपका सही है, इसे आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो यही दो चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि यह एक दूसरे से जुड़ा है। साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है, यह एक दूसरे से जुड़ा है। मान लेते हैं साइंस में आप नए नए चीजों का ज्ञान दे रहे हैं, आपको नई नई चीजों का ज्ञान मिल रहा है, लेकिन उन नई ज्ञान का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे अपने दैनिक जीवन में, तो क्या फायदा है यार? तो इसीलिए आपका साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों क्या है, एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं और आधुनिक दुनिया में इनका योगदान जो होता है अहम है। यहाँ तक आप समझ गए कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है?
याद रखिएगा, जो टेक्नोलॉजी है ये साइंस के ऊपर निर्भर है, ना कि साइंस आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर है। तो याद रखिएगा, जो टेक्नोलॉजी है ये आपके साइंस के ऊपर निर्भर है। साइंस में जो भी हमें नए ज्ञान मिलते हैं, उस ज्ञान को एक मेथड के थ्रू, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम नई चीजों का निर्माण कर लेते हैं, और उस नई चीजों का पहले से ही लक्ष्य तय होता है कि हमें इस चीज का निर्माण करना है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका लक्ष्य आधारित होता है और स्थानीय होता है, और इसमें लक्ष्य जो होता है पहले से क्या होता है, निर्धारित रहता है। ठीक है, ये भी याद रखें, टेक्नोलॉजी जो है साइंस से बनता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो इससे अगर कोई प्रश्न आता है तो आपको आसानी से बन जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अच्छा देखिए, एक और चीज आपका यहाँ पर समझिएगा कि जो आपका ये टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो प्रौद्योगिकी है, यह आप स्वयं से उन्नति नहीं करेगी। जब भी उन्नति करेगी तो आपके साइंस की मदद से करेगी। जब तक साइंस में नया नया ज्ञान ना आ जाए, जो ज्ञान यहाँ पर आता है उसी की मदद से क्या होता है, ये नई चीजों का निर्माण करता है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी आती है। ठीक है, तो साइंस की बदौलत ही आपका टेक्नोलॉजी आती है। टेक्नोलॉजी आपका बिना साइंस के उन्नति नहीं कर सकती, ये स्वयं उन्नति नहीं करेगी। ठीक है, ये नहीं कि बिना साइंस में कोई ज्ञान का निर्माण हुआ ही नहीं और टेक्नोलॉजी नई नई टेक्नोलॉजी हमारा दी, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले आपका साइंस क्या करेगा, नया ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करेगा, उस ज्ञान की मदद से आप टेक्नोलॉजी में जाकर नई चीजों को बनाएंगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजी स्वयं उन्नति नहीं करेगी बिना साइंस की मदद से। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है आपका वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम, यानी कि विज्ञान पाठ्यक्रम या फिर विज्ञान पाठ्यचर्या की वैधता। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं करिकुलम, जो आपका पाठ्यक्रम है या पाठ्यचर्या। करिकुलम क्या होता है, तो स्कूल में होने वाली आपकी शैक्षणिक पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो भी गैर शैक्षणिक जो भी एक्टिविटी होती है, गेम होता है, प्ले होता है, खेल कूद जो भी होता है, वो आपके गैर शैक्षणिक में आ जाएगा। यानी कि शैक्षणिक और सह शैक्षणिक जो आपके स्कूल में एक्टिविटी कराई जाती है, वो सभी क्या आता है, वो सभी आपके करिकुलम के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि विज्ञान पाठ्यचर्या की वैधता, यानी कि विज्ञान में जो आपकी विज्ञान की पाठ्यचर्या बनाई है आपने, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, ये क्या होता है, वैध है कि नहीं। ठीक है, वैज्ञानिक तरीका से ये वैध है कि नहीं, इसके लिए कुछ मानदंड बताए गए हैं। ये मानदंड आपको ये चेक करना है कि जो आप बच्चों को विज्ञान पाठ्यक्रम, विज्ञान पाठ्यचर्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ये मानदंड को फॉलो कर रहा है कि नहीं। जैसे कि ये बच्चों की एज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बच्चों को मीनिंगफुल आप चीजें बताए हैं कि नहीं। बच्चा को जो प्रोसेस स्किल है, क्या बच्चा प्रोसेस स्किल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। बच्चों में नैतिकता का गुण आया है कि नहीं। बच्चा एनवायरमेंट से कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं। बच्चा हिस्टोरिकल आपका जो वैलिडिटी है, यानी कि ऐतिहासिक चीजों को समझ पा रहा है कि नहीं। तो ये सभी चीजों को क्या करना है, ये सभी आपके मानदंड है, और जांच करना है कि वैज्ञानिक जो पाठ्यचर्या है, जो आपका करिकुलम है, इसको मतलब इस पर खड़ा उतर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसको हम समझते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि विज्ञान पाठ्यक्रम की वैधता के लिए कई मानदंड बताए गए हैं। यह मानदंड होते हैं आपके 6 मानदंड है, तो इसको हम 6 को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं कॉग्निटिव वैलिडिटी, यानी कि संज्ञानात्मक वैधता। अब देखिए, संज्ञान से आपका दिमाग में आ गया हो कि आपके किससे जुड़ा है, ब्रेन से, और आपका ब्रेन कैसे कैसे डेवलप होता है, आपके एज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो आपका इसमें एज से रिलेटेड चीजें होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संज्ञानात्मक कॉग्निटिव वैलिडिटी, यानी कि संज्ञानात्मक वैधता, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विज्ञान पाठ्यक्रम में संज्ञानात्मक वैधता का मतलब है कि पाठ्यक्रम में कंटेंट, प्रोसेस, लैंग्वेज, पेडागोजिकल प्रैक्टिस या अप्रोच क्या है, छात्रों के संज्ञानात्मक स्तर के मुताबिक रखा जाए, यानी कि बच्चों के आयु के अनुरूप रखा जाए, ताकि बच्चा आसानी से क्या करे, अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो आपका ये कॉग्निटिव वैलिडिटी है, इसमें क्या होता है कि आप जो भी चीजें पढ़ाएंगे वो बच्चों के आयु के अनुरूप होना चाहिए, बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप होना चाहिए, ताकि बच्चा आसानी से समझ सके। ठीक है, यानी कि देखिए, आप यहाँ पर जो भी कंटेंट यूज करें वो बच्चों के आयु के अनुरूप होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने साइंस में क्या पढ़ा था, मैंने आपको क्या पढ़ा था कि एसिड, बेस और साल्ट जो चैप्टर है वो आपके क्लास 7 में है, और यही चैप्टर आपके क्लास 10th में है। तो क्लास 7 में देखेंगे कि बहुत कम दिया है इसके बारे में जानकारी, लेकिन क्लास 10th में देखेंगे कि काफी विस्तृत रूप से जानकारी दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि क्लास 7 के बच्चों का जो एज होता है, उनका जो कॉग्निटिव लेवल होता है, सोचने समझने की क्षमता होता है, उनके आयु के अनुरूप उसमें कम चीजें दिया हुआ है। लेकिन अगर क्लास 10th के बच्चों की बात करें तो उनके सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, वो इस चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इसलिए उसमें काफी डिटेल से एसिड, बेस एंड साल्ट चैप्टर दिया है। ठीक है, तो अभी आप समझ गए कि जो भी आप बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो बच्चों के एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद बात करें प्रोसेस स्किल की, बात करें तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, प्रोसेस स्किल में यानी कि जो बच्चों को आप एक्सपेरिमेंट कराएंगे वो कैसा होना चाहिए, वो उनके एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि एसिड, बेस, साल्ट चैप्टर में आप बताएंगे कि नींबू क्या होता है, एक प्रकार का एसिड है। हम क्या करेंगे, अगर
जैसे कि मान लेते हैं आपने कोई हल्दी लिया है, हल्दी में आपने नींबू निचोड़ा या फिर आप क्या निचोड़ रहे हो, उसमें सरफ डाल रहे हो तो वो लाल कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम बच्चों को छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट देंगे, लेकिन वहीं हम क्लास 10th में जो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है उसमें हम डायरेक्ट बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट देंगे बच्चों को, ठीक है। यानी कि जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, एक्टिविटी करा रहे हैं, प्रोजेक्ट बच्चों को दे रहे हैं, वो सभी बच्चों के आयु के अनुरूप होना चाहिए। इसके बाद बात करें लैंग्वेज की, तो देखिए आपका एनसीएफ की तरफ से भी कहा गया है कि जो आपका लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मातृभाषा का जो आप यूज करेंगे वो क्लास 8 तक की मातृभाषा बच्चों को पढ़ाना है, क्लास 8 तक। तो यहाँ पर जो आपका लैंग्वेज यूज करना है वो कैसा होना चाहिए, वो मातृभाषा होना चाहिए, ताकि बच्चा आसानी से अंडरस्टैंड कर सके अपने मातृभाषा को। यहाँ पर अपने मातृभाषा को मतलब समझेगा तो काफी अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। पेडागोजिकल अप्रोच की बात करें तो जो भी आप बच्चे को चीजें बताएंगे, असेसमेंट करेंगे या फिर जो भी चीजें बताएंगे वो सभी क्या होता है, बच्चों के आयु के अनुरूप होना चाहिए। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो भी चीजें बच्चों को बताएंगे वो बच्चों के आयु के अनुरूप होना चाहिए। और ये वर्ड याद रख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने उसको पहले से अंडरलाइन कर दिया। याद रखिएगा कि बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर पूछे, आयु के अनुरूप पूछे तो वो चीजें आपका किस में आएगी, वो चीजें आपकी कॉग्निटिव वैलिडिटी में आएगी। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी की बात करें यानी कि सामग्री वैधता, इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम में सही वैज्ञानिक जानकारी यानी कि सिग्निफिकेंट करेक्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। इतना समझते हैं। देखिए कंटेंट की बात करें कि बच्चों को आप जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप बच्चों को विज्ञान की पाठ्यचर्या दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, उसमें क्या सही वैज्ञानिक जानकारियां हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी बुक बना दिए साइंस की और आपने उसमें लिख दिया है कि बकरी से क्या होता है, गाय का बच्चा ने जन्म, बकरी ने गाय के बच्चे को जन्म दिया। अब बच्चा इस चीज को पढ़ेगा, क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है, क्या ये सही वैज्ञानिक जानकारियां है कि नहीं, यही वो चेक करता है, ठीक है। तो ये जो आपका क्या कह रहा है कंटेंट वैलिडिटी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें सभी सही जो होता है वैज्ञानिक जानकारियां होनी चाहिए। ये ऑप्शन आपके एग्जाम में देगा तो समझिएगा कि ये आपका कंटेंट में आएगा। या फिर देगा कि सिग्निफिकेंट करेक्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ये चीजें, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये वर्ड आपके ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो आप समझिएगा कि आपका कंटेंट वैलिडिटी की बात करें कि जो भी हम बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड करेंगे उसमें सही वैज्ञानिक जानकारियां होनी चाहिए, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारियां होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। वो जो जानकारी होगा बच्चों के लिए क्या होगा, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम उसमें दे दें, ठीक है। वैज्ञानिक तरीका से सही है। मान लेते हैं पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये तो वैज्ञानिक तरीका से आपका सही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को क्लास 6 में ही पीरियोडिक टेबल को बहुत ही विस्तार से समझा दें, तो ऐसा नहीं हो, बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल नहीं होगा, बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्या करें, बच्चों के आयु के अनुरूप और साथ ही साथ यहाँ जो आप कंटेंट देंगे मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि सही वैज्ञानिक जानकारियां भी होनी चाहिए उसमें। यहाँ तक आप समझ गए। तो याद रखिएगा इसमें मीनिंगफुल जानकारी या फिर सही वैज्ञानिक जानकारी, ये जो वर्ड होंगे आपको इसमें देखने को मिलेंगे कंटेंट वैलिडिटी में। यहाँ पर देखा गया कि कई बार देखा गया है कि विषय वस्तु को आसान बनाने के लिए कंटेंट को छोटा कर देते हैं या फिर कंटेंट को छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है कि जो आपका कंटेंट होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए, बच्चा क्या करे उस पर तर्क वितर्क कर सके, साथ ही साथ आपका उसमें कंटेंट में आपका एग्जाम्पल होना चाहिए। देखिए जो बुक में एग्जाम्पल के थ्रू, फिगर के थ्रू बताया गया है, वो बुक हमें अट्रैक्ट करता है अपनी तरह, हम उसके पढ़ने की तरफ इच्छुक होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बुक हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट वाला बुक होता है, उसमें ना तो आपको एग्जाम्पल देगा ना तो आपको उसमें फिगर देगा, तो उसको पढ़ने में बच्चे उसको बोर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से बच्चे को कंटेंट देना है जिसमें बच्चा लॉजिकली सोच सके, बहुत सारे उसमें एग्जाम्पल हो, फिगर हो, इन्फॉर्मेशन आपका मीनिंगफुल हो, सही वैज्ञानिक जानकारियां हो। तो अगर इस तरह की कुछ चीजें आए तो आप याद रखिएगा कंटेंट वैलिडिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं आपका प्रोसेस वैलिडिटी यानी कि प्रक्रिया वैधता। आपको तुरंत प्रोसेस वैलिडिटी हमने पढ़ाया कि कोई भी चीज को पहले हमें अवलोकन करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, उसके बाद उसका अनुमान लगाना चाहिए, अनुमान लगाने के बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप रिजल्ट निकालेंगे और लास्ट में आप कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका वैज्ञानिक तरीका है सोचने का, जो एक एक प्रोसेस है, यहाँ पर जांच किया था कि क्या वो बच्चा उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो चीज आपके बुक में दिया गया सिर्फ उसी को पढ़ने से आप क्या होता है, विज्ञान की जानकारियां नहीं ले सकते। सपोज कीजिए किसी वैज्ञानिक ने एक बुक बना दिया, अब सभी बच्चे बस उस बुक को पढ़ रहे हैं, कोई
कोई नई आविष्कार हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा इसमें कहा गया है कि नहीं करना है। ठीक है, करना क्या है, देखिए यहाँ पर लिख रहा है प्रोसेस वैलिडिटी में कि पाठ्यक्रम में ऐसी प्रक्रियाएं होनी चाहिए जिससे छात्रों को वैज्ञानिक ज्ञान हासिल हो, यानी कि बच्चा जो होता है नए नए वैज्ञानिक ज्ञान को हासिल करे, कुछ इस तरह से प्रक्रियाएं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बात करें, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है वैज्ञानिक ज्ञान हासिल हो, तो इसको आप याद रखिए कि प्रोसेस वैलिडिटी में आएगा। आप प्रोसेस करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, कुछ नए चीजों का निर्माण करेंगे, तो आपको नई वैज्ञानिक ज्ञान हासिल होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि बच्चों में क्यूरियोसिटी आए, क्रिएटिविटी आए और लर्निंग टू लर्न, यानी सीखने के लिए बच्चा सीखे, बच्चा नए नए खोज करे, एक्टिविटी बेस्ड हो, ताकि सारे बच्चे जो होता है सारे प्रोसेस को समझे। अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, अगर वो बच्चा सभी प्रोसेस को फॉलो कर रहा है तो बच्चों में क्यूरियोसिटी आएगा, जिज्ञासा आएगा, क्रिएटिविटी आएगा, नई चीजों को करेगा, और लर्निंग टू लर्न ये आपके ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, लर्निंग टू लर्न यानी कि बच्चा सीखने के लिए सीखे, यानी कि नई चीजों को वो सीखने के लिए ही सीख रहा है, साइंस को इस तरह से वो पढ़े। तो ये वर्ड आपको दिखे वो क्या बोलते हैं ऑप्शन में, या फिर आपको ये वर्ड दिखे तो किसमें आएगा, वो आपका प्रोसेस वैलिडिटी में आएगा। यहाँ पर कह रहा है कि बच्चा जब वो सभी प्रोसेस को फॉलो करेगा जो आपका वैज्ञानिक तरीका है, तो उसमें बच्चे को क्यूरियोसिटी आएगा, क्रिएटिविटी आएगा, बच्चा क्या करेगा, नई नई चीजों का इन्वेशन करेगा, इसके बाद एक्टिविटी में ताकि बच्चा क्या करेगा, सारे प्रोसेस को समझ सकेगा। तो इस तरह आपके प्रक्रिया कौशल है दिया गया है कि आप एक प्रक्रिया के थ्रू बच्चों को क्या करें, बताएं, ताकि बच्चा क्या करे, नई नई चीजों का आविष्कार करे, नई नई चीजों का आविष्कार करेगा तभी तो आपके समाज में वो चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये आपको कहा गया है। इसके बाद देखिए हिस्टोरिकल वैलिडिटी की बात करें, जिसे हमें क्या कहते हैं, ऐतिहासिक वैधता कहते हैं। हिस्टोरिकल वैलिडिटी की बात करते हैं तो देखिए बच्चों को ये बताना है कि जो आपका साइंस है वो आपका जो इतिहास में चीजें बीत गया वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, साइंस में उन्होंने बहुत हेल्प किया, आगे भी साइंस में बहुत चीजें आपकी खोज होती जाएगी और पीछे आपका इसका इतिहास भी बनेगा। देखिए यहाँ पर बात करते हैं ऐतिहासिक वैधता की, तो पाठ्यक्रम में विज्ञान की अवधारणाओं के विकास की जानकारी होना चाहिए, कि बच्चे को ये बताना चाहिए कि साइंस धीरे धीरे किस तरह से विकास कर रहा है, पहले चीजें क्या थी, अब चीजें क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा जहां भी विकास की बात आ जाए, डेवलपमेंट की बात आ जाए, तो याद रखिएगा वो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज डेवलपमेंट हुआ है तो कल आज वाला चीजें कल क्या हो जाएगी, पास्ट हो जाएगी, एक हिस्ट्री हो जाएगा। तो याद रखिएगा विकास की जहां बात करेगा तो हिस्टोरिकल आपका वैलिडिटी की बात कर रहा है। ठीक है, ये समझ गए। साइंस जो होता है वो क्या होता है, इन्वॉल्व ओवर टाइम, यानी कि साइंस जो होता है समय के साथ आपका बदलते रहता है। इस लाइन को भी याद रखिएगा, ये लाइन भी आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में समय के साथ क्या कर रहा है, विकास हो रहा है। जब समय के साथ विकास हो रहा है तो साइंस कैसा है, साइंस आपका डायनेमिक नेचर का है, साइंस आपका डेवलपमेंटल है, टेंटेटिव है, डायनेमिक नेचर का है। देखिए इसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि फाइबर टू फैब्रिक की बात करें, रेसे से वस्त्र तक। पहले जमाने में लोग क्या करते थे, जानवरों के छाल से अपने शरीर को ढकते थे, पत्तों से अपने शरीर को ढकते थे। फिर धीरे धीरे उनका क्या हुआ, कृषि की तरफ उन्होंने वो अपने रुख को मोड़ा। कृषि के बाद मोड़ने के बाद उन्होंने रेशों का निर्माण करना शुरू किया। कैसे किया, तो प्लांट से कॉटन उन्होंने पाया, आपका फिर आपका रुई हो गया। इसके बाद उन्होंने जानवरों को पाला, जैसे कि आपका सेरिकल्चर में आ गया, उससे ऊन प्राप्त किए। और इसके बाद ऊन से, भेड़ों से जो ऊन मिले उससे क्या होता है, धीरे धीरे कपड़े का निर्माण करना शुरू किए। फिर इसके बाद देखिए आज क्या है, आज मशीन के थ्रू कपड़े बनते हैं, तरह तरह के कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या करे, साइंस धीरे धीरे, जहाँ वो आदमी थे वो क्या आते थे, पत्तों से जानवरों के खाल से जो कपड़े पहनते थे, और आज देखिए कितना अंतर है दोनों में। ठीक है, तो इस तरह से क्या कि साइंस आपका डेवलपमेंट कर रहा है, यानी कि साइंस आपका टेंटेटिव नेचर, अस्थायी है, गतिशील है, और क्या होता है, विकासशील है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, कौन कौन से वर्ड आपके एग्जाम में होंगे तो वो किस वैलिडिटी में जाएंगे। जैसे कि दे देगा यहाँ पर कि बच्चा सीखने के लिए ही सीखना है, किस वैलिडिटी का है, तो याद रखिएगा कि सीखने के लिए सीखने की बात कर रहा है, तो ये आपकी प्रोसेस वैलिडिटी की बात कर रहा है। तो इसी तरह हमें वर्ड पकड़ना। देखिए कॉग्निटिव में हमेशा याद रखिएगा कि बच्चों को क्या कहेगा, एज के अकॉर्डिंग कहेगा। ब्रेन आ गया, ब्रेन में उसके एज के अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें जहां भी आ गया कॉग्निटिव में, तो इसे याद रखिएगा एज के बारे में इसमें बात करेगा। ठीक है, कंटेंट वैलिडिटी में बात करेगा तो हमेशा आपके सही वैज्ञानिक जानकारियां उसमें होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट एंड करेक्ट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये चीजें आपको कंटेंट वैलिडिटी में देखने को मिलेगा। एक लाइन वो नोट कर लीजिएगा, सिग्निफिकेंट एंड करेक्ट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, तो आप याद रखिए कंटेंट में आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस वैलिडिटी की बात करें तो बच्चा क्या करेगा, सीखने के लिए ही सीखेगा, यानी कि धीरे धीरे प्रोसेस का यूज करते करते नई नई चीजों का वो क्या करेगा, आविष्कार करेगा, और नई ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान को क्या करेगा, हासिल करेगा। तो इसमें आप दो प्रोसेस को याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक ज्ञान को हासिल करेगा, एक सीखने के लिए सीखेगा। ये दो वर्ड आपके ऑप्शन में देखने को ज्यादा मिलते हैं।
इसके बाद याद रखिएगा हिस्टोरिकल वैलिडिटी, ये इसमें जब भी आ जाएगा साइंस की जहां भी विकास करने की बात कर दे तो आप याद रखिएगा ऐतिहासिक वैधता में आ जाएगा। जहां भी आपका डेवलपमेंट की बात कर दे या फिर विज्ञान आपका समय के साथ कैसे विकास कर रहा है इसके बारे में बात कर दे, ये लाइन आपको देखने को मिलता है, साइंस इन्वॉल्व ओवर टाइम, यानी कि साइंस आपका समय के साथ कैसे विकास कर रहा है, ये चीजें आपको देखने को मिले तो याद रखिएगा वो हिस्टोरिकल वैलिडिटी की बात कर रहा है। ठीक है, अभी इसमें 2 वैलिडिटी और रह गया तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल वैलिडिटी यानी कि पर्यावरणीय वैधता। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि बच्चों विज्ञान के छात्रों को स्थानीय और वैश्विक पर्यावरण यानी कि लोकल और ग्लोबल एनवायरनमेंट के संदर्भ में पढ़ाया जाए। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में क्या आ जाएगा स्थानीय और वैश्विक यानी कि लोकल और ग्लोबल की बात किया जाएगा तो आपको यह ध्यान रखना कि ये आपके एनवायरमेंटल वैलिडिटी की बात कर रहा है। यानी कि देखिए जब आप छोटे थे तो आपको ईवीएस में किस तरह से चीजें पढ़ाई जाती थी, क्योंकि छोटे क्लास में साइंस और सोशल साइंस ईवीएस में आता था और उसमें आपको पर्यावरण में क्या क्या चीजें पढ़ाई थी कि आप अपने आसपास की चीजों को कैसे सेफ रखेंगे, कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे साफ सुथरा रखेंगे, कैसे बचा कर रखेंगे, पानी को कैसे बचाएंगे, ये आप चीजें पढ़ते थे। यानी कि क्या होता है स्थानीय लेवल पर बच्चों को स्थानीय लेवल यानी कि उसके आसपास की चीजों को, आसपास के इन्वायरमेंट से बच्चे को कैसे इन्वॉल्व होना है, कैसे उसको साफ सुथरा रखना है, ये चीजें पढ़ाई जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, आप नए बड़े क्लास में जाते गए तो वहां पर कैसे पढ़ाए थे वैश्विक यानी कि आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया कि हमें जो अपना वातावरण है उसमें आपको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओजोन लेयर है, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाने लगा। यानी कि बच्चों को आपके जो स्थानीय चीजें हैं और आपका वैश्विक लेवल, दोनों लेवल के साथ बच्चों को वातावरण के साथ तालमेल करना है। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपके एग्जाम में रहेगी ऑप्शन में स्थानीय और वैश्विक तो याद रखिएगा आपका एनवायरमेंटल वैलिडिटी की बात कर रहा है। यहाँ पर लिखा है कि बच्चों में साइंस और ईवीएस के प्रति जागरूकता यानी कि अवेयरनेस लाना चाहिए कि हमें किस तरह से अपने वातावरण को साफ सुथरा रखना है, किस तरह से अपने वातावरण को बचाना है। ठीक है, जैसे ये सभी आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे तो ये सब से हमें कैसे बचना है, ठीक है, और कैसे ये सबको नहीं होने देना है, तो ये सब चीजें आपके एनवायरमेंटल वैलिडिटी में आ जाएगी। यहाँ पर याद रखिएगा हमें साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर हम अपने वातावरण को वातावरण के साथ अच्छा तालमेल बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए। तो अगर ये आप यहाँ पर स्थानीय और वैश्विक ये वर्ड आएगा तो ये समझिएगा एनवायरमेंटल वैलिडिटी की बात कर रहा है। नेक्स्ट है आपका एथिकल वैलिडिटी यानी कि नैतिक वैधता। नैतिक क्या होता है, सही और गलत के बीच अंतर को समझना, सही और गलत में से सही को चुनना, या फिर दोनों चीज होता है कि सही और गलत की पहचान करना ही नैतिकता कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नैतिक वैधता में क्या कहा गया है कि पाठ्यक्रम में आपकी ईमानदारी होनी चाहिए, निष्पक्षता होना चाहिए, सहयोग जैसे मूल्यों को क्या करना है कि बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही साथ आपका बच्चों के बीच भय उत्पन्न नहीं करना है, पूर्वाग्रह से बच्चों को मुक्ति दिलाना है, पूर्वाग्रह से बच्चों को पूर्वाग्रह क्या है ये सब बच्चों को समझाना है, उससे क्या होता है मुक्ति करना। ठीक है, शिक्षार्थियों को लाइफ के प्रति चिंता पैदा करना, अगर ये चीजें हैं तो आप नैतिक वैधता के बारे में बात किया गया। देखिए आपके जो पाठ्यक्रम में ईमानदारी होना चाहिए, तभी हम बच्चों को ईमानदार कैसे है ईमानदारी के बारे में बताएंगे, बच्चा ईमानदार कैसे बनेगा। निष्पक्षता की बात करें तो यहाँ पर बताएंगे कि देखिए हम जो भी फैसला लेंगे बिना निष्पक्ष मतलब निष्पक्ष के तौर पर लेंगे। हम किसी के क्या किसी मान लेते कोई दोस्त है तो हम क्या करेंगे उसकी तरफ वो फैसला नहीं सुनाएंगे, हम बिल्कुल निष्पक्ष रहेंगे। ये सभी चीजें होना चाहिए। हम हमारे अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए, साथ ही साथ पूर्वाग्रह की मुक्ति जो सब बहुत पहले से चली आ रही है परंपरा है कि ये ऐसे होगी, लड़कियां मैथ में कमजोर होती है, लड़के तेज होते हैं, लड़कियां स्पोर्ट्स नहीं जा सकती है, लड़के स्पोर्ट्स में जाएंगे, तो ये जो पहले से चली आ रही धारणा है इन सब से क्या करना है, हमें बच्चों को मुक्त करना है, बच्चों में हमें भय उत्पन्न नहीं करना है, साथ ही साथ शिक्षार्थियों को उनके लाइफ के प्रति चिंता पैदा करना हो। कुछ इस तरह की आपकी करिकुलम होनी चाहिए साइंस के करिकुलम में, ठीक है, यानी कि पाठचर्या में। तो यही सब आपके 6 मानदंड थे। अगर ये सब आपके साइंस के बुक में है, साइंस पाठचर्या में है, तो आपका साइंस करिकुलम बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, तो ये यही से आपके 6 में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर हम छांट के लाए हैं आपके लिए लास्ट में, क्योंकि ताकि आप ऊपर को भी पढ़े, ठीक है, तो इसलिए इसे छांट के लाया ताकि देखिए यही सब आपके ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। आप पहचान करेंगे कि किस वैलिडिटी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कॉग्निटिव की जब भी बात आए तो याद रखिएगा उसमें आपको एज ढूंढना है, संज्ञानात्मक स्तर ढूंढना है। जहां भी ये दोनों आ जाए, एज आ जाए, संज्ञानात्मक स्तर आ जाए, तो वो चीज आपकी कॉग्निटिव वैलिडिटी की वहां पर बात की गई है। आपका बार है कंटेंट वैलिडिटी की, तो उसमें आपका साइंटिफिक करेक्ट आपका क्या होता है, साइंटिफिक करेक्ट नहीं, सिग्निफिकेंट करेक्ट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंट करेक्ट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, ये जो आपको वर्ड दिखेगा तो याद रखिएगा कंटेंट वैलिडिटी की बात करें, यानी कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारियां इसमें होनी चाहिए। महत्वपूर्ण सही वैज्ञानिक जानकारी आपके बुक में होनी चाहिए। ठीक है, ये वर्ड भी आपके रहता है एग्जाम में, इसको भी याद रखिएगा, सिग्निफिकेंट वाला। यहाँ पर बात करते हैं प्रोसेस वैलिडिटी की बात करें तो यहाँ पर है वैज्ञानिक ज्ञान हासिल करना होगा, या फिर बच्चा जाता है लर्निंग टू लर्न, यानी कि, और यहाँ पर मैंने तीसरा लिखा है प्रोसेस, जैसे कि हम आपको जो
जिस तरह से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है उसका जो हमने प्रोसेस बताया था कि ऑब्जर्वेशन करना है, आपका प्रश्न करना है, अनुमान लगाना है, आपका फिर एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट के बाद आप क्या करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे। तो जो प्रोसेस है, अगर वो सभी प्रोसेस भी दिया जाएगा तो याद रखिएगा ये आपको प्रोसेस वैलिडिटी में आएगा। लेकिन यहाँ पर ये लाइन याद रखिएगा कि हमें लर्निंग टू लर्न और यह क्या होता है, वैज्ञानिक ज्ञान को हासिल करना, ये दो ऑप्शन रहेंगे तो आपको कहा जाएगा प्रोसेस स्किल में। ठीक है, अब देखिए हिस्टोरिकल वैलिडिटी में जब भी आएगा कि साइंस आपका इन्वॉल्व ओवर टाइम, समय के साथ क्या होता है, साइंस का विकास हो रहा है। जहां भी विकास डेवलपमेंट की बात करते समय के साथ, या फिर जहां भी विकास करे, साइंस आपका टेंटेटिव हो गया, डायनेमिक हो गया, यानी कि गतिशील, साइंस एक जगह स्थिर नहीं है, विकास हो रहा है, तो विकास वाली चीजें जितना आएगी आपका हिस्टोरिकल वैलिडिटी में आ जाएगी। इन्वायरमेंट में देखिए, इन्वायरमेंट में आपका ये चीजें पूछा जाता है, स्थानिक और वैश्विक पर्यावरण और बच्चों में साइंस के प्रति जागरूकता। अगर ये चीजें आगे तो आपका समझिएगा कि आपका इन्वायरमेंटल वैलिडिटी का क्वेश्चन है वो। ठीक है, इथिकल में बात करते हैं, नैतिक में तो हॉनेस्टी होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब निष्पक्षता, कॉपरेशन यानी कि सहयोग, और भय पूर्वाग्रह से मुक्ति, अगर ये चीजें हैं तो ये समझिएगा इथिकल वैलिडिटी की बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और यही सब वर्ड आपके ऑप्शन में रहेंगे। ठीक है, तो अभी आपने ये टॉपिक पढ़ा, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्यों इसे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, हमारी शिक्षा प्रणाली को बेहतरीन, आसान और रुचिकर बनाता है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है कि किस टॉपिक को हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसको देखने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ कि देखिए, अगर मान लेते हैं हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, ठीक है, उसमें मैंने बताया कि पहले आप मुख में भोजन लेते हैं, फिर आपका जो होता है भोजन नली से पेट में जाता है, पेट से जाने के बाद छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में आता है, रेक्टम में जाता है और आपके शरीर से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। मैंने आपको बस इस तरह से समझा दिया। लेकिन क्या बच्चों को ये चीजें याद रहेगी, क्या आपको ये कुछ टाइम बाद याद रहेगा? क्या आप इसका इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे शरीर में कैसे कैसे जाता है? तो फिर हमने आपको क्या किया, एक बड़े से हॉल में ले गया, वहां पर बहुत सारे बच्चों को बैठाया और मैंने क्या किया कि एक प्रोजेक्टर पर क्या किया था, आपको एक स्क्रीन चला दी, 3D इमेज दिखा रहा है कि देखिए किस तरह से भोजन हमारे शरीर में आ रहा है। तो वहां पर आप क्या करें, वहां पर आप सभी ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव करके एकदम ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप क्या करें, महसूस करें कि अच्छा भोजन इस तरह से ऐसे जा रहा है। यानी कि हम आपको 3D इमेज के थ्रू दिखा रहे हैं, एक मॉडल के थ्रू दिखा रहे हैं उस चीज को, यानी कि जो वास्तव दुनिया में आप उसे नहीं देख सकते उसको हम एक मॉडल के थ्रू, एक इमेज के 3D इमेज के थ्रू आपको दिखा रहे हैं। तो वो क्या हुआ, वही आपका हो गया एजुकेशनल सॉफ्टवेयर यानी कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो याद रखिएगा देता है एग्जाम में कि हम किस टॉपिक को यहाँ पर क्या लिखा है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से जो होता है हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, वो टॉपिक ढूंढना है जिसको हम क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ से कनेक्ट नहीं कर सकते, जिसको बच्चा क्या करता है वास्तविक दुनिया में ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। तो उस चीज को हम क्या करते हैं, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ाते हैं ताकि बच्चा 3D इमेज की सहायता से उस चीज को आसानी से समझ जाए। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो प्रकाश की तरंग होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, और अनुप्रस्थ तरंग कुछ इस तरह से चलती है। तो मैंने आपको बस इस तरह से बता दिया कि आप इसका अनुभव कर पाए कि इस तरह से कैसे चलती है, लेकिन हमने क्या किया, उसका एक 3D मॉडल तैयार किया। तो वहां पर आप देखेंगे, अभी आप मोबाइल पर सर्च करेंगे कि प्रकाश तरंगे किस तरह से चलती है 3D मॉडल में, तो आप देखेंगे वहां पर आपको बताएगा कुछ इस तरह से, बहुत सारे एग्जांपल देकर। तो वहां पर एक मॉडल के थ्रू आप समझ सकते हैं। ध्वनि तरंगे आपका अनुदैर्ध्य तरंगे से चलती है, जो इस तरह से आगे पीछे चलती है। तो मैंने आपको बता दिया कि आगे पीछे चलती है, लेकिन आगे पीछे कैसे चलती है, कि आगे गए फिर पीछे है, इस तरह से। तो वहां पर इस चीज को आप 3D में से समझेंगे कि ध्वनि तरंगे आपको कुछ दूर जाती है, फिर ऐसे से मुड़ती है, पास आती है, दूर जाती है, पास आती है, दूर जाती है। वहां पर आप एक इमेज की तरफ बहुत आसानी से जल्दी समझ सकते हैं। तो वो चीजें सब क्या कहलाती है, वही चीजें आपका सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हम किस टॉपिक को सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ा सकते हैं। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा वो टॉपिक हमें ढूंढना है जो बच्चा क्या करे, डे टू डे लाइफ से बच्चा उसे नहीं देख सकता है, उसे बच्चा ऑब्जर्व नहीं कर सकता, या फिर हम बहुत बड़ी कक्षा में उसे नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो टॉपिक आपका सही आंसर होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि छात्रों के वास्तविक दुनिया की स्थितियों का अनुभव कराकर सीखने में मदद करता है। अब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे ही 3D में से पढ़ाया, तो आप क्या करें, वास्तविक दुनिया में चले जाएंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे भोजन हमारे शरीर में जाता है। आपके दिमाग में कंसेप्ट जिंदगी भर याद रहेगा। तो ये क्या होता है, वास्तविक दुनिया की स्थितियों का अनुभव कराता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यह कल्पित प्रणाली होता है या फिर कंप्यूटरीकृत मॉडल हो सकता है, कंप्यूटर के थ्रू बनाया गया मॉडल होता है जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए हमने लिखा है कि जिसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, एक लार्ज ग्रुप को आसानी से पढ़ा सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्टर के थ्रू, एक PPT के थ्रू बनाकर आपको ये चीजें दिखा रहे हैं और हम बड़े से हॉल में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप आसानी से उस चीज को क्या करेंगे, समझ सकते हैं, बहुत बड़ी कक्षा में उसे देख सकता है।
यहाँ तक आप समझ गए। तो याद रखिएगा ये लार्ज ग्रुप को इसे आप आसानी से पढ़ा सकते हैं और इसमें बच्चे को क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। जब भी आप कुछ 3D मॉडल की सहायता से कुछ चीज देखते हैं तो उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, रुचि ज्यादा रहेगी, उसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो उसमें बच्चे को इंटरेस्ट भी आता और आप लार्ज ग्रुप को यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को पढ़ा सकते हैं इससे। यहाँ पर हमने लिखा है कि इसमें किसी टॉपिक को 3D इमेज के थ्रू, याद रखिएगा इसी 3D इमेज, अगर आप फोन में अभी सर्च करेंगे 3D इमेज क्या होता है कि पाचन तंत्र का 3D इमेज देखिएगा, काफी अच्छे से आपको दिखाएगा, ठीक है। तो 3D इमेज के थ्रू पढ़ाया जाता है जिसको देखकर बच्चा जो होता है आसानी से समझ सकता है। यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ पर हमने लिखा है कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में बच्चे को सभी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव रहती है। जैसे ही हम आपके सामने ये चीजें आपको दिखाएंगे 3D इमेज के थ्रू, आपकी आंखें दम उस पर टक्की रहेगी, ठीक है। यानी कि आप अपनी आंखों का यूज कर रहे हैं, इसके बाद आप अपने कान का यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, अपनी त्वचा से उसको महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां क्या होती है, एक्टिव होती है, ठीक है। जैसे कि आप आंखों से देख रहे हैं उस चीज को, तो कानों से उस चीज को सुन रहे हो क्या कह रहा है, त्वचा से आप महसूस कर रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे ऐसे गया है, अब आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए हमने लिखा है कि किसी वस्तु के डिजिटल 3D मॉडल पर आप जटिल समीकरण को इसे देख सकते हैं, शेप को देख सकते हैं, डिजाइन को आप देख सकते हैं, किस तरह की डिजाइन है, तो उस चीजों को भी आप देख सकते हैं। जैसे कि घर की नक्शा की बात करें तो यूट्यूब पर आप देखिएगा बहुत तरह के घर के नक्शा आपको क्या होता है, एक इमेज के थ्रू आपका यही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके दिखा दिया जाता है कि आप यहाँ पर रूम बनाएंगे, यहाँ पर बेडरूम बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे सब कुछ उसमें दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जटिल समीकरण हुआ, शेप हुआ, डिजाइन हुआ को आसानी से क्या होता है समझा जा सकता है। साथ ही साथ देखिए कई प्रक्रियाओं को धीमा और तेज करके भी दिखाया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं हमने आपको पढ़ाया कि प्रकाश की तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। अब प्रकाश की तरंगे आपको कुछ इस तरह से जाएगी, तब तेजी से आप देख सकते हैं कैसे ऐसे जा रही है, लेकिन भाई उसको तुम क्लियर देखने के लिए आप क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, चालू कर सकते हैं ऐसे उस इमेज में कि वो ऐसे ऐसे जाती है। तो आप धीरे धीरे भी प्रक्रिया को कर सकते हैं और तेज भी प्रक्रिया कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चा आसानी से उस चीज को क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। यानी कि प्रक्रियाओं को धीमा और तेज करके भी इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि बच्चे को जन्म देना, अब देखिए आप क्या वास्तविक दुनिया में माँ के पेट में बच्चा कैसे रहता है, बच्चा कैसे शरीर से बाहर निकला, उस प्रोसेस को देखेंगे नहीं, उस प्रोसेस को डॉक्टर क्या देखते हैं, वही इमेज के थ्रू देखते हैं कि अच्छा पेट में बच्चे की स्थिति क्या है। तो वो क्या होता है, एक इमेज के थ्रू देखा। साथ ही साथ देखिए हमने लिखा एक मरीज का पाचन तंत्र आपको समझा दिए। वायु मार्ग में श्वास नली को डालना, जैसे कि आपका जो अंदर देखते हैं कि लोग डॉक्टर तुरंत पाइप डाल देता है, क्या उसको यहाँ की जानकारी है, नहीं, क्योंकि यहाँ की चीजों को वो 3D में से देख रहा है कि ये चीजें में जो पाइप की सहायता से हम डाल रहे, गर्दन में जो पाइप हम डाल रहे हैं वो कहीं इधर उधर ना चल जाए, वो सही तरीके से जा रहा है कि नहीं, पेट में जा रहा है। देखते हैं पाइप डालते हैं लोग, तो वो सब कैसे डालते हैं, ये इसी इमेज के थ्रू, इसी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू वो सब चीजें करती है, जिसे हम वास्तविक दुनिया में नहीं देख सकते हैं, जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर पा रहे। तो उन सभी चीजों को हम किससे पढ़ेंगे, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कोई चीज आपका रॉकेट गया अंतरिक्ष में, एक बार तो चला गया तो आपने ठीक है देखा कि वो रॉकेट गया, लेकिन आपको दोबारा आपको वो चीजें याद करना है, तो दोबारा फिर से रॉकेट आपके लिए भेजा जाएगा नहीं, क्योंकि वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे किस तरह से रॉकेट जाता है, आप 3D इमेज के थ्रू, एक मॉडल के थ्रू देख लेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन आपका पूछे कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से हम किस टॉपिक को पढ़ाएंगे, तो याद रखिएगा हम उस टॉपिक को चूज करेंगे जिसको बच्चा क्या करे, डे टू डे लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसको आसपास ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, उसको समझने के लिए हमें एक मॉडल की जरूरत होगी ताकि बच्चा सारी चीजों को समझ सके। तो वो ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है आपका एनसीएफ, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। आप सबसे पहले समझेंगे कि करिकुलम यानी कि पाठचर्या क्या है। तो मैंने आपको बताया कि स्कूल में होने वाली सभी एक्टिविटी, चाहे वो आपकी शैक्षणिक हो या गैर शैक्षणिक हो, यानी कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित या खेल कूद से, सभी एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, करिकुलम कहेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, यानी कि संपूर्ण राष्ट्र में जो आपकी पाठचर्या चलती है उसका रूपरेखा तैयार करने की बात की गई है कि हम अभी बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या चीजें पढ़ा रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बात करते हैं एनसीएफ क्या है। तो एनसीएफ एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, यानी कि दस्तावेज है। एनसीएफ आपका बहुत बड़ा है और उसमें हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के कुछ कुछ तरीके दिए गए, कुछ बताए गए। तो यहाँ पर हम लोग विज्ञान को समझेंगे कि एनसीएफ में विज्ञान के बारे में क्या बातें कही गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका एनसीएफ है उसका हेडिंग है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना शिक्षा बिना बोझ का, ठीक है। यहाँ पर बातें कही है कि बच्चों पर पढ़ाई लिखाई का बोझ ज्यादा है, वो अपनी उम्र से ज्यादा अपने बस्ते का वजन ढो रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जो भी अनावश्यक विषय वस्तु है उसको हटा दिया जाए और आवश्यक, महत्वपूर्ण और आवश्यक और व्यवहारिक जीवन में उपयोग होने वाला विषय वस्तु को जोड़ा जाए, ठीक है, ताकि बच्चा क्या करे, खुशी से, आनंद से और मीनिंगफुल जो लर्निंग वो कर सके, ठीक है। ये बातें यहाँ पर कही गई है। देखिए आपका एनसीएफ में क्या कहा गया है, एनसीएफ 2005 के मुताबिक विज्ञान क्या है, विज्ञान जो है ज्ञान एक गतिशील और विस्तारित निकाय है।
यहाँ पे फिर से समझते हैं कि एनसीएफ 2005 के मुताबिक विज्ञान ज्ञान एक गतिशील और विस्तारित निकाय है, यानी कि विज्ञान जो होता है हमेशा परिवर्तित होने वाला ज्ञान है, और विस्तारित निकाय यानी कि बहुत व्यापक रूप में। ठीक है, यहाँ देखिए साइंस के बारे में बातें कहेगी कि साइंस जो होता है आपका डायनेमिक और निरंतर परिवर्तित ज्ञान का भंडार है, यानी कि गतिशील है, जो हमेशा जो होता है चेंज होते रहता है। ठीक है, और ये क्या है, ये ज्ञान का एक भंडार है। साइंस जो होता है आपका डेवलपमेंटल नेचर का होता है, यानी कि विकासशील होता है, एक जगह साइंस रुका नहीं है, वो हमेशा जो होता है समय के साथ साथ तरक्की भी कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं कि यह ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, यानी कि अवलोकन और क्या है, यह प्रयोग पर आधारित है। आपका जो विज्ञान है इसमें आप देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, तो इस पर यह आधारित है। यहाँ कह रहे हैं कि ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि खुला जांच है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की रोक टोक नहीं किया गया, आप इसमें अपनी जांच को खुले तौर पर अपनी जांच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे ओपन एंडेड प्रश्न और क्लोज एंडेड प्रश्न में। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि एनसीएफ 2005 के मुताबिक विज्ञान शिक्षा से छात्रों की जिज्ञासा बढ़ती है और वैज्ञानिक सोच क्या होते हैं, विकसित होते हैं। हमें विज्ञान को इस तरह से पढ़ाना है देखिए जिससे छात्रों की जिज्ञासा बढ़ती है, यानी कि विज्ञान तरक्की कर रहा है। जैसे आप बच्चों से कहेंगे कि रॉकेट को आकाश में छोड़ा गया तो वो चंबित हो जाएंगे, वो कहेंगे, उनकी जिज्ञासा हो जाएगी रॉकेट को आकाश में छोड़ा गया है, कैसे गया होगा, बहुत सारे उनके अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि जिज्ञासा आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, उनमें वैज्ञानिक सोच आएगा, वो सोचने लगेंगे कि कैसे हुआ, कैसे वहां तक पहुंचा, उसके हर एक प्रोसेस को जानने की कोशिश करेंगे। तो यही कहा गया है कि एनसीएफ 2005 के मुताबिक कहा गया कि विज्ञान शिक्षा से छात्रों की जिज्ञासा बढ़ती है। जैसे कहा जाए कि देखिए आप कढ़ाई में अगर सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा लेट बनता है, कुकर में जल्दी बनता है, तो ये भी चीजें क्या है, ये भी एक विज्ञान का सोचने का मतलब बच्चों के सामने बताएंगे तो उनमें जिज्ञासा आएगी। ठीक है, और क्या होता है, वो सोचने लगेंगे क्यों होता है। ठीक है, तो यही बात किया गया है। अब देखिए साइंस के कुछ रोल की बात किया गया, तो साइंस आपका एक्सपेरिमेंट, साइंस में आप एक्सपेरिमेंट कराइए, बच्चा जो होता है इसमें ऑब्जर्वेशन करे, अवलोकन करे, बच्चे में क्यूरियोसिटी आएगी, बच्चा बहुत सारे एक्टिविटी करेगा, साथ ही साथ यहाँ पर बच्चा क्रिएटिविटी करेगा, और एवरीडे लाइफ से क्या होता है, साइंटिफिक नॉलेज को जोड़ा जाता है। साइंटिफिक नॉलेज यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान को बच्चों के डे टू डे लाइफ से जोड़िए, प्रत्येक दिन के उन्हें स्कूल के बाहर का जीवन से जोड़िए। यहाँ कह रहा है कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा जो होता है स्वयं करके चीजों को सीखे। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड बच्चों को लर्निंग दीजिए। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो बच्चों में सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सभी तरह का डेवलपमेंट बच्चों में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ बात कर रहा है डिस्कशन एंड डिस्कवरी की, तो देखिए ये एक महत्वपूर्ण भाग निभाता है आपका विज्ञान में, कि हमें क्या करता है, हमें हर चीज पर क्या होता है, डिस्कशन करना चाहिए, हमें क्या होता है, डिस्कवरी करना चाहिए, बच्चों को खोज, बच्चा खुद क्या करे, नई नई चीजों की खोज करे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों में स्किल डेवलप करना चाहिए, बच्चे हर एक क्षेत्र में अपने स्किल को डेवलप करें। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यानी कि निर्माणवादी, यहाँ पर देखिए ये जो आपको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, इसमें क्या क्या है कि बच्चा जो होता है अपने ज्ञान, अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का क्या करे, निर्माण करे। तो ये इसमें निर्माणवादी उपागम में कहा गया है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में, कि इसमें बच्चा स्वयं अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करे। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक जो चीजें दिख रही है, ये क्या है, यही आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी कि इसमें कहा गया है, देखिए एनसीएफ में जो बातें करने के लिए कहा गया है वो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, और जो मना किया गया वो आपके नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे। तो यहीं से आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड बने हुए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि एनसीएफ 2023 में क्या कह रहा है कि विज्ञान शिक्षा से छात्रों को विज्ञान और दूसरे विषयों के बीच संबंधों को समझने में क्या होता है, मदद मिलता है। देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जो विज्ञान है वो क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि अंतर विषय क्षेत्र, वो सभी विषयों से जुड़ा हुआ है। अगर आप कोई दूसरा विषय पढ़ा रहे हैं या फिर साइंस ही पढ़ा रहे हैं, तो आप दूसरे विषय से भी इससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है एनसीएफ 2005 में कहा गया कि एक अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किसके प्रति सत्य होने चाहिए, तो यह जो होता है बच्चों के प्रति सत्य होना चाहिए, साइंस के प्रति स्वयं सत्य होना चाहिए, बच्चों के जीवन के प्रति सत्य होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके इन्वायरमेंट के प्रति भी सत्य होनी चाहिए। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एक अच्छी विज्ञान शिक्षा किसके प्रति सत्य होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा तो ये बच्चों के प्रति सत्य होना चाहिए, उसके बाद यह खुद साइंस के प्रति भी सत्य होना चाहिए, इसके बाद आपका बच्चों के लाइफ से जो जीवन है, बच्चों के जीवन के प्रति भी सत्य होना चाहिए, और आपके वातावरण के प्रति भी सत्य होना चाहिए। तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपने समझा ये वाला चीज है कि हमें जो साइंस से एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ाना है, इसमें ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन भी बच्चों से करवाना है। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करा है तो बच्चों को कहो कि कहने को है कि आप देखो, इसको देखकर ऑब्जर्व करो। ठीक है, इसके बाद देखेगा बच्चा, उसमें क्यूरियोसिटी आएगी, वो एक्टिविटी करने के लिए सोचेगा, उसमें जिज्ञासा आएगी, और क्या होता है, अपने साइंटिफिक नॉलेज जो उसने प्राप्त किया है आपका ये एक्सपेरिमेंट करके, उसको डे टू डे लाइफ से जोड़ने की कोशिश करेगा, अपना खुद से करने की कोशिश करेगा। बच्चों में क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगी, बच्चा अपना जो भी चीज का निर्माण करेगा उसके बारे में डिस्कशन करेगा, और बताएगा हम नए नई चीजों का आविष्कार करेंगे, आगे भी चलकर अभी भी करेगा। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात करें तो बच्चा अपने अनुभव के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। तो चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी विज्ञान शिक्षा किसके प्रति सत्य होनी चाहिए, इसको पूरे विस्तार से।
देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुड साइंस एजुकेशन की, यानी कि अच्छी विज्ञान शिक्षा। अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चों में क्या-क्या डेवलप करता है? तो सबसे पहले उसकी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करेगा, बच्चों की सोचने-समझने की क्षमता होगा, क्षमता विकसित होगा, साथ ही साथ वो तर्क-वितर्क भी कर सकता है, बच्चों के अंदर जिज्ञासा लाएगा, वो नई-नई चीज़ों को खोजने की कोशिश करेगा। बच्चों को एक तरह से बहुत अच्छे से मोटिवेट करके रखेगा किसी भी काम को करने के लिए। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा स्वयं करके चीज़ों को सीखेगा। इसके बाद बात करें कि जो साइंटिफिक नॉलेज को बच्चा एक्वायर करने की कोशिश करेगा, एक्वायर करेगा, और उसके अंदर क्या करता है, ये गुड साइंस एजुकेशन जो होता है, क्रिएटिविटी को भी बच्चे के अंदर भरता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात किया गया है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा जो होता है बच्चों के प्रति सत्य होनी चाहिए। देखिए, इस यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछता है कि एक अच्छी विज्ञान शिक्षा आपकी पाठचर्या के प्रति सत्य होगा, अच्छी विज्ञान शिक्षा टीचर के प्रति सत्य होगा, अच्छी विज्ञान शिक्षा आपका बच्चों के प्रति सत्य होगा। तो वहां पर आप ऑप्शन चुनिएगा कि अच्छी विज्ञान शिक्षा आपके बच्चों के प्रति सत्य होगा। ठीक है। कभी भी विज्ञान की शिक्षा जो होती है आपके टीचर के प्रति सत्य नहीं होगा, आपके करिकुलम के प्रति सत्य नहीं होगा। वो जब भी सत्य होगा तो ये जो चीजें दे रही है इसके प्रति ही सत्य होगा। तो देखिए, देख लेते हैं अच्छी विज्ञान शिक्षा और किनकी किनके प्रति सत्य होती है। तो सबसे पहले रहता है ट्रू टू चाइल्ड होगा, ट्रू टू साइंस होगा, कहीं कहीं आपका ट्रू टू डिसिप्लिन भी दिया रहता है। देखिए, इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर ट्रू टू लाइफ होगा और ट्रू टू इन्वायरमेंट होगा, यानी कि 4 चीजों पर अच्छी विज्ञान शिक्षा जो होता है निर्भर करती है। 4 चीजों पर ये सत्य होती है। देखिए, अच्छी विज्ञान शिक्षा आपका ट्रू टू चाइल्ड होगा, मतलब जीवन के प्रति, बच्चों के प्रति सत्य होगा, साइंस के प्रति सत्य होगा, जीवन के प्रति सत्य होगा, वातावरण के प्रति सत्य होगा। ठीक है, यानी कि 4 चीजों को आपको ध्यान रखना है। चाइल्ड, इसके बाद साइंस, इसके बाद आपका लाइफ, और चौथा हो गया आपका एनवायरमेंट। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर हम एक एक करके बात करते हैं। ट्रू टू चाइल्ड की बात करते हैं, बच्चों के प्रति सत्य कैसे होगा। तो देखिए, हम जो भी बच्चों को शिक्षा देंगे वो कैसे शिक्षा होगी, वो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड होगी, यानी कि हम बच्चों को बीच में रखकर उसे शिक्षा देंगे। हम बच्चों को इस तरह से शिक्षा देंगे ताकि बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आए, बच्चा रुचि ले सके। इसके बाद हम बच्चा जब रुचि लेगा तो उस चीजों को समझेगा, जब समझेगा तभी तो उसमें उसको इंटरेस्ट आएगी। तो याद रखिएगा, बच्चा उसमें बच्चे को हम इस तरह से शिक्षा देंगे ताकि बच्चा आसानी से उसको समझ सके और उसमें उसकी रुचि आए। ठीक है। बच्चों को हम जो भी शिक्षा देंगे उसके एज के अकॉर्डिंग देंगे, यानी कि मान लेते हम कोई भी प्रोसेस बता रहे तो उसके एज के अकॉर्डिंग बताएंगे, कोई भी हम कंटेंट प्रोवाइड करें तो उसके एज के अकॉर्डिंग करेंगे, साथ ही साथ कोई भी हम लैंग्वेज यूज करें तो उसकी एज के अकॉर्डिंग या फिर उसकी मातृभाषा में उस लैंग्वेज को हम बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को एज देखा जाता है, बच्चों के एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सभी चीजें आपके बच्चे के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या है, बच्चा आपका सेंटर में है। ठीक है। यहाँ देखिए, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग उनका कॉग्निशन लेवल कितना है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें शिक्षा देंगे। बच्चों को हम इस तरह से इंगेज करेंगे, बच्चों को किसी भी चीज में हम इंगेज करेंगे ताकि बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग मिले, बच्चा जॉयफुल लर्निंग कर सके, और यहाँ पर बच्चा क्या करे, आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। तो देखिए, जब भी ट्रू टू चाइल्ड आएगा तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमें बच्चे को बीच में रखना है, यानी कि बच्चा आपका सेंटर में रहेगा। तो हम इसे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन देंगे। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन देंगे तो हम उसके एज को देखेंगे, उसके लेवल को देखेंगे, उसी के अनुसार उसे शिक्षा देंगे। जब उसके अनुसार हम उसे शिक्षा देंगे तो बच्चे को क्या आएगा, बच्चा उस शिक्षा को, उस चीज को समझेगा तो उसको उसमें रुचि आएगी। तो ये हो गया ट्रू टू चाइल्ड। ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं यह विज्ञान के प्रति कैसे सत्य होगा। विज्ञान के प्रति सत्य होगा तो अभी आपने 6 वैलिडिटी पढ़ा है साइंस की, 6 वैलिडिटी, वो सभी चीजें आपका इसमें आ जाएगा, क्योंकि वो साइंस से रिलेटेड था और ये भी सभी चीजें इसमें आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि यह क्या होता है, साइंस के प्रति कैसे सत्य होगा, विज्ञान के प्रति कैसे सत्य होगा। तो देखिए, साइंटिफिक नॉलेज को एक्वायर और वैलिड करने के प्रोसेस को बच्चा इसमें सीखेगा। बच्चा इसमें कैसे सीखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो भी चीजें है, प्रोसेस की बात करें तो आपका साइंस में कोई, देखिए, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रक्रिया कौशल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें किस तरह से हर एक कौशल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, साइंटिफिक नॉलेज यानी कि वैज्ञानिक जो ज्ञान है उसको बच्चा क्या करेगा, एक्वायर करेगा इसमें ट्रू टू आपका साइंस में। इसके बाद जो होता है वैलिड करने के लिए, उस ज्ञान को वैलिड करने के लिए हर एक प्रोसेस को भी सीखेगा, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, बच्चा इसमें एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्टिविटी करेगा, साथ ही साथ बच्चे को इसमें अनुभव होगा। इसके बाद जो होता है कंटेंट रिलेबल, यानी कि जो आपका ये कंटेंट है साइंस का कंटेंट, वो आपका विश्वसनीय होना चाहिए। कंटेंट आपका जो बच्चे को प्राप्त करेंगे, प्रदान करेंगे, वो क्या होता है, करेक्ट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसमें सभी जो होता है, सभी वैज्ञानिक जानकारियां कैसी होनी चाहिए, वो वैलिड होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। ऐसा नहीं कि साइंस के बुक में आप कुछ भी उठाकर डाल दें जो आपका साइंस प्रूफ नहीं किया है, तो वो चीजें उसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं कि साइंस का समय के साथ बदलाव कैसे हो रहा है, वो चीजें भी आपका इसी में आ जाएगा ट्रू टू साइंस में। मैंने आपको बताया कि जो आपने अभी 6 वैलिडिटी पढ़ा है उसके सभी चीज आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है। याद रखिएगा उसको कि आपका हिस्टोरिकल वैलिडिटी में साइंस कैसे समय के साथ विकास कर रहा है, यहाँ तक आप समझ गए। कंटेंट वैलिडिटी में वहां भी बात कर लेते हैं, वो भी चीज, जो भी चीज है वो आपका इसमें आ जाएगी। तो ये याद रखिएगा, ट्रू टू साइंस में क्या होगा कि साइंटिफिक नॉलेज को बच्चा एक्वायर करेगा और वैलिड करने के सभी प्रोसेस को सीखेगा, तो वो किस में आ जाएगा, वो आपका ट्रू टू साइंस में। अब देखिए, कहीं कहीं आपको ट्रू टू डिसिप्लिन भी देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट को एक दायरा होता है,
उसको पढ़ाने लिखाने का, तो इसको आप मान लेते हैं साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो भाई वहाँ पर आपको डिसिप्लिन से रखकर उसको ऑब्जर्वेशन करना है, तो इसलिए कहीं कहीं आपको ट्रू टू डिसिप्लिन दे देता है। लेकिन याद रखिएगा हम बच्चों को कभी भी डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे। वो अगर ऑप्शन दे दे कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखना है तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि ये सब्जेक्ट को कह रहा है डिसिप्लिन में, कि ये जो सब्जेक्ट है इसको डिसिप्लिन के थ्रू पढ़ना है, ठीक है। तो ये इस लाइन पर ध्यान रखने वाली बात है कि कहीं दे दे कि बच्चे को हमें डिसिप्लिन में रखना, अनुशासन में रखना, तो वो ऑप्शन गलत होगा। लेकिन यहाँ पर इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि कहीं कहीं ट्रू टू डिसिप्लिन देता है यहाँ पर, ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ये ट्रू टू लाइफ की बात करते हैं, ये जीवन के प्रति कैसे सत्य होगा। तो हम साइंस में जो कुछ भी पढ़ते हैं, हम साइंस में जो कुछ भी अभी पढ़ रहे हैं उन्हें हम फ्यूचर में अप्लाई करेंगे। यानी कि क्या होता है, यूज इन फ्यूचर। हम जो अभी चीजें पढ़ रहे हैं उसे फ्यूचर में अप्लाई करें, इस तरह से हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए अगर ऑप्शन में दे दे कि हम क्लास फाड़ने के लिए, अच्छे स्कोर के लिए पढ़ रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो सभी ऑप्शन आपके गलत हो गए। हम किस लिए पढ़ रहे हैं, हम जो भी अभी पढ़ रहे हैं वो हमारे फ्यूचर में कहीं जाकर यूज हो जाए, तो उसलिए हम पढ़ रहे हैं। इस तरह से ये जीवन के प्रति सत्य है, ठीक है। यहाँ पर हम बच्चों को शिक्षा देंगे तो बच्चों को लाइफ से कनेक्ट करके देंगे और बाहरी जीवन से भी कनेक्ट करके हम बच्चों को शिक्षा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बात करें ट्रू टू इन्वायरमेंट, यहाँ देखिए बच्चे को हम जो भी शिक्षा देंगे वो बच्चों के लाइफ और इन्वायरमेंट से जुड़ी होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, बच्चों में जागरूकता यानी कि अवेयरनेस आना चाहिए। देखिए हम क्या करेंगे, बच्चों को जो शिक्षा देंगे उसके लाइफ और इन्वायरमेंट से जुड़ा होना चाहिए कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, हमारे आस पास में क्या हो रहा है, बच्चा इसको जान सके। इन्वायरमेंट में क्या, इन्वायरमेंट को किस तरह से साफ सुथरा रखना है, इन्वायरमेंट में क्या क्या जो घटित हो रही है उसके बारे में भी जानेंगे, जैसे कि ओजोन लेयर हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ये सब जो चीजें हो रही है बच्चा इसके प्रति जागरूक हो। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे जो वातावरण में कुछ चीजें क्या है अनवीकरणीय, कुछ नवीकरणीय, एक आपका समाप्त होने वाला, एक आपका नहीं समाप्त होने वाला, तो जो समाप्त होने वाला है उसको हम किस तरह से यूज करें ताकि हमारी अगली पीढ़ी भी उसको यूज कर सके। तो इस तरह से हमें इन्वायरमेंट से बच्चों को क्या करना है, कनेक्ट करके रखना है, इन बच्चों में जागरूकता लाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी आपका ट्रू टू चाइल्ड आ जाए तो याद रखिएगा बच्चा आपका बीच में सेंटर में, हम बच्चे के अकॉर्डिंग सब कुछ करेंगे। यानी कि बच्चे को हम इस तरह से लर्निंग देंगे ताकि बच्चा क्या होता है उसमें इंटरेस्ट ले सके, अंडरस्टैंड कर सके उसके एज के अकॉर्डिंग। ट्रू टू साइंस में हम साइंस के अकॉर्डिंग सब कुछ करेंगे। ट्रू टू लाइफ में बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा हम इस तरह से विज्ञान की शिक्षा देंगे ताकि बच्चा फ्यूचर में इसका यूज कर सके। ट्रू टू इन्वायरमेंट की बात करें तो याद रखिएगा हम कोई भी शिक्षा देंगे तो बच्चों को उसके लाइफ और इन्वायरमेंट से जोड़ के देंगे। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ टैगवर्ड को देख लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो मैंने नेगेटिव पॉजिटिव टैगवर्ड का एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में साइंस प्रिपरेशन ट्रिक करके एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, उसी में आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका उस पर अच्छा कमांड है तो इस पर भी आपको आसानी से मतलब साइंस में भी वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए साइंस में कुछ आपको वर्ड दिख रहे हैं तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, वरना जाकर वो नेगेटिव पॉजिटिव टैगवर्ड वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। देखिए अगर साइंस में आपको कहीं ओनली दिखने को मिल गया तो आपका ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर बात करते हैं सेग्रीगेट या फिर आइसोलेट करने के लिए बात किया गया, अलग करने की बात की गई, तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेट, बच्चों के बीच हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ बच्चों में हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप बच्चों को सेपरेट नहीं कर सकते, बच्चों को अवॉइड नहीं कर सकते, बच्चों को आप किसी भी चीज के लिए हतोत्साहित नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो अगर ट्रू टू कहीं दे दे कि ट्रू टू आपका जो साइंस है वो कैसा होना चाहिए, ट्रू टू टीचर होना चाहिए, या फिर ट्रू टू दे दे करिकुलम, तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। कभी भी आपका जो ये ट्रू टू क्या होता है, टीचर नहीं होगा, ट्रू टू करिकुलम नहीं होगा। तो इस ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, ये आपका डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। हमें कोई भी चीज को बच्चों को मेमोराइज नहीं करवानी है, फैक्ट बेस। देखिए कहीं भी आपको फैक्ट बेस की बात करें तो उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज का आप ध्यान रखिएगा, फैक्ट बेस जो ऑप्शन में दे दे तो वो भी ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। हमें देखिए किसी भी चीज का डिफिनेशन नहीं देना है। अब आपसे ये पूछता है कि साइंस कैसा है, साइंस आपका स्टैटिक नेचर का यानी कि स्थिर है, तो इसको याद रखिए कि साइंस स्टैटिक नहीं है, साइंस आपका क्या है, गतिशील है, डेवलपमेंटल है, टेंटेटिव नेचर का होता है। तो ये ऑप्शन भी आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कहीं भी सीमित की बात कर दे, रटने की बात कर दे, मात्र की बात कर दे, कंठस्थ की बात कर दे, तो ऑप्शन आपका गलत होगा। मानकीकृत स्टैंडर्डाइज की बात करें तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। कहीं भी आपकी मानकीकृत सब्जेक्ट पाठचर्या दे दे, मानकीकृत आप कुछ भी मानकीकृत तो अगर वर्ड लगा रहे तो ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछता है, ट्रू टू टीचर, ट्रू टू करिकुलम, तो ऑप्शन आपका गलत होगा। या फिर फैक्ट बेस कह दे तो वो भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। या फिर आपका साइंस को कह दे कि स्टैटिक है तो वो भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन गलत है, लेकिन ये जो चीजें है ना ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए पॉजिटिव टैगवर्ड की बात करें तो जिसमें बच्चों में पर्यावरण की सुरक्षा की भाव पैदा करे वो चीजें आपकी सही होगी। वास्तविक अनुभव बच्चों के सही होंगे। यहाँ पर इंटीग्रेटेड नेचर की बात करें तो साइंस आपका क्या है, आपका जो सभी विषयों से मिलकर बना, मतलब सभी विषयों को इसमें पढ़ सकते हैं, आपका इंटीग्रेटेड नेचर का है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए ओपन माइंडनेस की बात आ जाए। ओपन माइंडनेस क्या होता है? खुला दिमाग वाला होना चाहिए, ठीक है? ओपन, जिसमें आप एक प्रश्न के अनेकों उत्तर दे सकते हैं। प्रोसेस स्किल की बात करें, जहां भी आपको प्रक्रिया कौशल प्रोसेस स्किल की बात करें, वो ऑप्शन आपका ऑलरेडी सही होता है, क्योंकि प्रोसेस स्किल साइंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वर्ड याद रखिएगा, जैसे कि साइंस टेम्पर है, साइंस का एटीट्यूड है, तो आपको लगेगा कि साइंस में एटीट्यूड होता है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो याद रखिएगा, जहां भी साइंस टेम्पर की बात आ जाए तो वैज्ञानिक सोच की बात कर रहा है और इसको बढ़ावा देना है बच्चों में। साइंस एटीट्यूड की बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता है, इसको भी बच्चों में बढ़ावा देना है। अब सारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग, वही बात हो गया आपका। ओपन एंडेड प्रश्न या डाइवर्जेंट थिंकिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है कि हम एक प्रश्न के ज्यादा जवाब दे रहे हैं, ठीक है? तो ये इस तरह का आप सारी सोच रखना है, ना कि आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग रखना है। तो अब हमें कैसा रखना है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशन स्किल साइंस में बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि अवलोकन कौशल, बच्चों में अवलोकन कौशल को विकसित करना है। बिना ऑब्जर्वेशन के साइंस को पढ़ना, देखिए मैंने आपको पढ़ाया कि साइंस के दो अभिन्न भाग होते हैं। पहला क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, और दूसरा क्या होता है आपका क्या अनुमान लगाना, हाइपोथेसिस, ठीक है? तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑब्जर्वेशन स्किल बच्चों में करना है। यहाँ पर देखिए ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है कि साइंस कैसा है, तो साइंस आपका टेंटेटिव नेचर का, यानी कि अस्थायी है। साइंस आपका टेंटेटिव है, ना कि क्या है, स्टैटिक है। तो याद रखिएगा साइंस आपका टेंटेटिव नेचर का होता है। एस्पेक्टिज्म की बात करें तो हमें क्या होता है? संदेहवाद को बढ़ावा देना। आपको एस्पेक्टिज्म जहां भी आ जाए, संशयवाद है, संदेहवाद, उसको याद रखिएगा। ये सब मैंने करवाया ना अभी। तो ये एस्पेक्टिज्म की बात है, संदेहवाद को, तो उसको बढ़ावा देना है। तो एस्पेक्टिज्म आए तो इसको, ये भी ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा साइंस आपका बच्चों के प्रति सत्य होगा, जीवन के प्रति सत्य होगा, एनवायरमेंट के प्रति सत्य होगा, विज्ञान के प्रति सत्य होगा, ठीक है? ना कि आपका किसके प्रति सत्य होगा, इधर मैंने करवाया है, ना कि टीचर के प्रति, ना कि करिकुलम के प्रति। ऐसा है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए कंसेप्ट मैप की बात आ जाए, अपने दिमाग में आप किसी भी चीज के लेकर कंसेप्ट मैप बना रहे हैं कि हम इसे कैसे करेंगे, वो चीजें भी आपका सही हो जाएगा। साइंस आपका डायनेमिक गतिशील नेचर का होता है। साइंस में हम क्या करेंगे कि बच्चों को इनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और बच्चों में सहयोग की भावना रखेंगे, कोलेबरेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव आपको टैगवर्ड ही मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि आपका पर्यावरण की भाव आपको उसको देखेगा। इंटीग्रेटेड साइंस इंटीग्रेटेड नेचर का है, वास्तविक दुनिया का अनुभव बच्चों को देंगे। इसका माइंड क्या होता है? ओपन होता है। प्रोसेस स्किल आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये चीजें आप देखिएगा कि साइंस आपका टेम्पर होता है, साइंस आपका एप्टीट्यूड होता है, अभिसारी नेचर का होता है, ऑब्जर्वेशनल स्किल होता है। तो ये कुछ आपके पॉजिटिव टैगवर्ड है, ये कुछ निगेटिव टैगवर्ड है। निगेटिव टैगवर्ड में तीन चीजों का ध्यान रखिएगा कि टीचर सेंटर, करिकुलम सेंटर कभी भी साइंस नहीं होगा, ठीक है? इसके बाद ट्रू टू कह सकते हैं, ट्रू टू भी कह सकते हैं, या फिर सेंटर भी कह सकते हैं, ठीक है? कि टीचर सेंटर, करिकुलम सेंटर नहीं होगा, जब भी देगा तो चाइल्ड सेंटर देगा। या फिर ट्रू टू आपका क्या होगा? टीचर नहीं होगा, ट्रू टू आपका करिकुलम नहीं होगा, ठीक है? ये तो आप समझ गए। इसके बाद याद रखिएगा कहीं फैक्ट की बात करते हैं कि फैक्ट बेस है, तो वो भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और साइंस आपका कभी भी स्टैटिक यानी कि स्थिर नहीं होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। इसमें तो याद रखिएगा आप ये कि साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं, ऑप्शन सही है। साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करते हैं, ऑप्शन सही है। अब सारी सोच, ऑब्जर्वेशन स्किल, साइंस आपका टेंटेटिव नेचर और स्पेक्टिज्म, ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ट्रू टू चाइल्ड लाइफ और ये एनवायरमेंट होना चाहिए, टेंटेटिव होना चाहिए, अस्थायी है, स्पेक्टिज्म संदेहवाद को बढ़ावा देता है। कॉन्सेप्ट मैप भी बच्चों में हमें विकसित करना है। तो ये रही कुछ आपकी पॉजिटिव टैगवर्ड, ये रही निगेटिव टैगवर्ड। तो मतलब यहाँ तक आपको तो समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है आपका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, यानी कि वैज्ञानिक जांच पड़ताल, ठीक है? हम वैज्ञानिक जांच पड़ताल किस प्रोसेस से करते हैं? ये प्रोसेस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए थे। हर एक किस तरह से प्रोसेस दिए गए थे, पहले ये दिया गया था, कभी ये दे दिया गया, फिर लास्ट में ये दिया गया। तो ये प्रोसेस आपसे पूछे, तो इस प्रोसेस को आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम वैज्ञानिक जांच पड़ताल करने के लिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम कौन कौन से प्रोसेस किस तरह से अपनाते हैं, ठीक है? देखिए सबसे पहले हम किसी भी चीज का अवलोकन करेंगे। अवलोकन करेंगे तो उससे हमें कुछ अचंभित महसूस होगा, तो हम खुद से या फिर दूसरों से भी प्रश्न करेंगे। तो याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा क्या होता है? हम प्रश्न करेंगे। इसके बाद परिकल्पना का निर्माण करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, अनुमान लगाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन के बेस पर आप हाइपोथेसिस, अनुमान लगाएंगे कि शायद ये हो सकता है इसका उत्तर, ठीक है? तो यहाँ पर आप अनुमान लगाएंगे। अनुमान लगाएंगे, जो आप अनुमान यहाँ पर लगाया है उसकी आप जांच करेंगे यहाँ पर, ठीक है? इसकी जांच करेंगे, जो आपने अनुमान लगाया उसकी जांच करेंगे, क्या ये सही है कि नहीं। उसको एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के देखेंगे। इसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन और निष्कर्ष निकालते हैं लास्ट में। तो ये जो आपका लाइन से जो पूछा गया था वैज्ञानिक जांच पड़ताल का प्रोसेस, तो उसमें था, पहला था आपका ऑब्जर्वेशन दिया था, ये नहीं था। दूसरा था आपका हाइपोथेसिस दिया हुआ था। तीसरा में आपका विश्लेषण दिया था। चौथा में आपका कंक्लूजन दिया था। तो देखिए ये पूरी प्रोसेस है, लेकिन वहां पर प्रोसेस को तोड़ के दिया था। पहला ऑब्जर्वेशन था, दूसरा नंबर पर हाइपोथेसिस था, तीसरा नंबर पर विश्लेषण था यानी एनालिसिस था, और चौथा नंबर पर आपका कंक्लूजन था, ठीक है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि हम वैज्ञानिक जांच पड़ताल में इस प्रोसेस से होकर गुजरते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हम कुछ प्रोसेस स्किल को लिख दिए हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन का। तो ये क्या है, स्टार्ट थिंकिंग। जैसे ही आप किसी चीज का अवलोकन करेंगे आपके दिमाग में थिंकिंग होना शुरू हो जाएगा, आप सोचने लगेंगे, सोचने के साथ साथ आपके दिमाग में प्रश्न अपने आप आने लगेगा। ठीक है, तो यहीं से आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट हो जाएगा जब आप किसी चीज को देखते हैं, अवलोकन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अवलोकन का ध्यान जो होता है क्या पर होना चाहिए और आपका कैसे पर होना चाहिए, कि ये क्या है और कैसे है। ठीक है, क्यों पर नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं, ये क्यों है ये नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा अवलोकन का ध्यान आपका किस पर होना चाहिए, आपका व्हाट पर होना चाहिए, आपका हाउ पर होना चाहिए, ना कि आपके वाई पर। यहाँ पर देखिए अवलोकन प्रक्रिया में इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए इंद्रियों का उपयोग हम पांचों अपनी ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करेंगे। मान लेते हैं कोई बच्चा आंख से अंधा है तो वो और भी ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करके किसी भी चीज को क्या कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इंद्रियों का हम उपयोग करते हैं अवलोकन करने में। देखिए इंद्रियों का उपयोग करके वस्तु, घटना या परिघटनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। तो ये आपका अवलोकन हुआ। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए एक निष्कर्ष की बात करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इन्फेरेंस कहते हैं या फिर कंक्लूजन भी कह सकते हैं, जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है। देखिए निष्कर्ष में क्या होता है कि निष्कर्ष आपका अवलोकनों की तार्किक व्याख्या या तार्किक व्याख्या है या सिर्फ व्याख्या है, जो क्या करता है, जो पूर्व ज्ञान या साक्ष्य पर आधारित होता है। ये जो आप निष्कर्ष निकाले हैं ना, ये साक्ष्य पर आधारित होता है, क्योंकि आप यहाँ पर परिकल्पना की जांच कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, तब लास्ट में आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जो आप निष्कर्ष निकालते हैं वो क्या होता है, वो साक्ष्य पर आधारित होता है, लास्ट में आपके साक्ष्य पर आधारित होगा। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि आपने हमें कोई भोजन मिला है, ठीक है, तो हमें उसमें जांच करना है कि क्या इसमें स्टार्च मौजूद है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस भोजन का पेस्ट बनाएंगे, पानी में डालकर उसका पेस्ट बनाएंगे और उसमें हम 2-3 बूंद आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे। जैसे ही आयोडीन का 2-3 बूंद सोल्यूशन डालेंगे तो ये जो पेस्ट का कलर है ये आपका ब्लू और ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ब्लू और ब्लैक हुआ तो यहाँ पर आप सभी देखेगा लोग, हम भी देखेंगे या फिर बच्चा के सामने अगर एक्सपेरिमेंट करा तो वो भी देखेगा। तो जैसे इसका कलर ब्लू और ब्लैक हुआ तो ये सबने देखा है, तो ये क्या होगा, ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन हुआ, ना कि आपका कंक्लूजन या निष्कर्ष हुआ कि ब्लू ब्लैक हो गया तो निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष नहीं हुआ। निष्कर्ष हमेशा क्या होता है, साक्ष्य पर आधारित होता है। तो ये क्या हुआ, ये कलर चेंज कर दिया, ब्लू और ब्लैक हुआ, तो यहाँ पर सबने देखा, तो ये क्या किया, सबने ऑब्जर्वेशन किया, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हुआ। इसके बाद आपने जांच किया, यहाँ पर परिकल्पना, यहाँ पर जांच किया, कलर देखा, ऑब्जर्वेशन देखा, तो इसकी जांच किया कि भाई ये ब्लू और ब्लैक क्यों हुआ। तब आपने जांचा, यहाँ पर जांच किया, एनालिसिस किया, लास्ट में अपने कंक्लूजन ये निकाला कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्च जो प्रेजेंट है ये आपका निष्कर्ष हुआ। तो आप में दो चीजों को एग्जाम में हमेशा घुमा देता है कि आपका जो अवलोकन क्या है और निष्कर्ष क्या है। ठीक है, कभी कभी बच्चे जो होता है अवलोकन को ही निष्कर्ष समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप ब्लू और ब्लैक कलर देख रहे हैं तो ये आपका निष्कर्ष निकल गया कि चलो इसमें ब्लू और ब्लैक कलर, तो ये क्या है, निष्कर्ष नहीं है, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। यानी कि क्या है, आपने अवलोकन किया, आपने देखा कि इसका कलर ब्लू और ब्लैक हुआ। अब आप इसका प्रयोग करेंगे कि ब्लू ब्लैक क्यों हुआ, इसका जांच पड़ताल करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो ये जो होता है आपका लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे। जैसे कि देखिए आपने यहाँ पर देखा कि इसका कलर क्या होता है, आयोडीन सोल्यूशन डालने पर इसका कलर ब्लू और ब्लैक ब्लैक हो गया, आपने ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, आप अपने दोस्तों से प्रश्न करेंगे कि इसका कलर ब्लू और ब्लैक क्यों हो गया। ठीक है, फिर अपने परिकल्पना बनाएंगे कि हो सकता है इसमें कुछ उपस्थित हो, इसीलिए इसका ब्लू और ब्लैक हो गया। फिर परिकल्पना की आप जांच करेंगे कि हमने जो सोचा वो सही है कि नहीं। ठीक है, फिर उसका विश्लेषण करेंगे और लास्ट में आप कंक्लूजन निकालेंगे कि नहीं, इसमें क्या है, स्टार्च मौजूद है। ठीक है, तो ये जो स्टार्च मौजूद है ये लास्ट में आपका निष्कर्ष है, और आपने देखा जो था ब्लू और ब्लैक कलर, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। तो याद रखिएगा ऑब्जर्वेशन, अवलोकन और निष्कर्ष में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट में देखिए हाइपोथेसिस की बात करते हैं, इस परिकल्पना की बात करते हैं। तो देखिए आप जब पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे, उसमें सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, तो आपने यहीं पर रुक कर इसको क्या माना था, अनुमान लगाकर आपने सिद्धांत दिया था, यहीं पर रुक जा रहे थे। ठीक है, तो देखिए अब सिद्धांत में क्या है, हाइपोथेसिस में क्या है कि कुछ अवलोकनों के आधार पर शिक्षित अनुमान है। आपने जो भी अवलोकन यहाँ पर किया उसके आधार पर क्या है, यह एक आपका शिक्षित अनुमान है। अनुमान, हाइपोथेसिस एक प्रकार का अनुमान है, जिन्हें क्या होता है, प्रयोगों द्वारा क्या होता है, परखा जाता है। आपने अनुमान लगाया, अब इसकी जांच करेंगे, इसकी प्रयोग करेंगे, तो उसके द्वारा इसको परखा जाता है कि जो हमने अनुमान लगाया वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा हाइपोथेसिस क्या है, कुछ अवलोकनों के आधार पर शिक्षित अनुमान है जिन्हें प्रयोगों द्वारा क्या किया था, परखा जाता है। यहाँ पर देखिए परिकल्पना का उद्देश्य किसी प्रश्न का उत्तर खोजना है। ये जो परिकल्पना है इसका उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न की उत्तर खोजना। तो परिकल्पना का उद्देश्य है इस प्रश्न के उत्तर खोजना। ठीक है, तो याद रखिएगा परिकल्पना का उद्देश्य किसी प्रश्न का उत्तर खोजना। इसके आधार पर आप ऑप्शन को सॉल्व भी करेंगे कि परिकल्पना में क्या होता है कि हमें किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। ठीक है,
अनुमान लगाना है कि हो सकता है ऐसा हो, अनुमान लगा रहे हैं, उत्तर ढूंढ रहे हैं। यहाँ देखिए उत्तर ढूंढना है जिसे ना तो सिद्ध किया जा सकता है और ना ही अस्वीकृत। आपने जो यहाँ पर अनुमान लगाया ना तो ये सिद्ध है और ना ही इसे हम अस्वीकृत कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने अनुमान दिया, प्रश्न कोई पूछा आपसे तो आपने जो अनुमान लगाया, फिर खुद आपने आपसे प्रश्न पूछा, आपने जो अनुमान लगाया इसे ना तो अभी सिद्ध किया जा सकता है और ना ही अस्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जिसे ना तो अभी सिद्ध किया जा सकता है और ना ही अस्वीकृत किया जा सकता है, यह क्या होता है, यह आपका फैक्ट बेस होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि यह आपका फैक्ट बेस होता है। तो अभी आप तीन चीजों को समझ गए कि ऑब्जर्वेशन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है और कंक्लूजन क्या है। ऑब्जर्वेशन में आप उस चीज को देखेंगे, कंक्लूजन में लास्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर साक्ष्य पर आधारित होता है आपका कंक्लूजन। और हाइपोथेसिस क्या होता है, यह एक अनुमान होता है जो हम जिसका यह प्रश्न का क्या है, एक अनुमान लगाया था जिसे ना तो सिद्ध किया जा सकता है और ये ना तो इसे अस्वीकृत करेंगे। और ये क्या है, ये आपका फैक्ट बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप अभी समझ गए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ देखिए एक और आपका चीज इस पे रह गया था, देखिए इसको भी समझते हैं। एक आपका आता है क्वेश्चन की बात आता है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसमें देखिए दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आपका ओपन एंडेड प्रश्न आता है, एक आपका क्लोज एंडेड प्रश्न आता है, ठीक है। यहाँ पर समझ गए ओपन एंडेड प्रश्न होता है, इसको भी आप समझ लीजिए ओपन एंडेड, और यहाँ पर होता है आपका क्लोज एंडेड प्रश्न। देखिए क्लोज एंडेड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्लोज एंडेड में, ओपन एंडेड में क्या होता है कि एक प्रश्न के अनेकों आपको उत्तर रहेंगे। ये आपका क्वेश्चन हुआ, ये आपका उत्तर, इसका अनेकों उत्तर रहेगा, एक प्रश्न का अनेकों उत्तर रहेगा, ठीक है। क्लोज आपका ओपन एंडेड में, ठीक है। ओपन एंडेड में होगा खुला रहेगा, यानी कि एक प्रश्न का अनेकों उत्तर रहेगा। और क्लोज एंडेड में क्या होता है, क्लोज एंडेड में आपका एक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर रहेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ आपका क्वेश्चन। क्लोज एंडेड में एक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर रहेगा, और आपका जो ये ओपन एंडेड है इसमें एक प्रश्न का अनेकों उत्तर रहेंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको ओपन एंडेड प्रश्न को ही चूज करना है। इसमें क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन आपका खुला प्रश्न यानी ओपन एंडेड है और कौन आपका क्लोज एंडेड। तो याद रखिएगा जिस प्रश्न में हमें बहुत सारा उत्तर देना हो, ठीक है। जैसे कि पूछे कि मेरा नाम क्या है, तो मैं आपका डायरेक्ट नाम बता दूं कि मेरा नाम कृति है, यानी कि हमें एक उत्तर देना है। सब कोई से पूछेगा किसका क्या नाम है, तो सभी एक ही उत्तर देगा किसका नाम कृति है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये आपका क्लोज एंडेड प्रश्न है। लेकिन अगर ये पूछेगा ओपन एंडेड प्रश्न की बात करें तो आपको किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे नाम मैं बता दूंगी कि हमको इन नामों से जाना जाता है, या फिर दूसरे लोगों से भी पूछेगा तो वो भी अनेकों नाम मेरा बता देंगे। तो ये कहने का मतलब है कि इसमें आप एक प्रश्न के ज्यादा उत्तर देंगे और इसमें आप एक प्रश्न के केवल सभी से एक ही उत्तर प्राप्त होगा। तो हमें ओपन एंडेड प्रश्न को बढ़ावा देना। देखिए ओपन एंडेड प्रश्न को हम डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हैं और क्लोज एंडेड को हम कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा डाइवर्जेंट की बात करें तो इसे हम अपसारी सोच करते हैं, और कन्वर्जेंट की बात करें तो इसे हम अभिसारी सोच कहते हैं। इसका भी सेम यही बात है, कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसकी जो होता है, कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है, एक जगह आकर रुक जाना, मतलब सभी के प्रश्नों का उत्तर सिर्फ क्या होगा, एक होगा, एक ही उत्तर होगा, एक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर होगा कन्वर्जेंट में। और डाइवर्जेंट में क्या होगा कि एक प्रश्न का अनेकों उत्तर, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है आपका ओपन एंडेड प्रश्न से रिलेटेड है और कन्वर्जेंट थिंकिंग आपका क्लोज से। तो याद रखिएगा कन्वर्जेंट फॉर क्लोज, ठीक है। और क्लोज में क्या होता है, एक प्रश्न का सभी से आपको एक ही जवाब मिलेगा, सिर्फ एक ही, ठीक है। और आपका ओपन एंडेड में होता है कि इसमें एक प्रश्न कीजिए, इसमें अनेकों आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे। तो आपको बच्चों में ओपन एंडेड को बढ़ावा देना, ठीक है। तो अभी आपका सारा टॉपिक यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है। और हाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको एग्जाम देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्या क्या करना है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।